सीमित दायरे में हर एक निशान में भारतीय बाजारों में होता हुआ कारोबार और आज है छुट्टी जैसा माहौल, लेकिन बचा है आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती कुछ और बढ़ेगी या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ भी ना हो, ऐसे के ऐसे ही रह जाए। जो भी हो, 1.5 घंटे का पूरा विश्लेषण और कल की तैयारी, क्योंकि आज रात अमेरिका में है सबसे बड़ी और अहम बैठक फेड की, तो ब्याज दरों पर फैसला भी आना है। उस लिहाज से बचे हुए 1.5 घंटे में सुस्ती छोड़कर चुस्त हो जाइए। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। त्योहार वाली फीलिंग जो सुबह थी, जो मिडवीक वाली फीलिंग सुबह थी, वो शायद अभी थोड़ी कम हो गई है, बट कल भी हमने देखा था क्लोजिंग में बढ़िया रिकवरी थी। एक और बड़ा कारण है दीप, जिससे मुझे लग रहा है कि आज बड़ी फीलिंग कम हो गई त्योहार वाली। और जितने भी देश भर में जो लोग होम लोन देना चाहते हैं, पर्सनल लोन देना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं, गाड़ियां बेचना चाहते हैं और घर बेचना चाहते हैं, उन सबके आज फोन नहीं आ रहा है। छुट्टी है उनकी भी। सबसे बड़ा छुट्टी का फीलिंग तो उसी से आता है। नहीं तो ये लोग सैटरडे संडे को भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और दोपहर में इनको कैसे पता है कि सैटरडे या संडे के दिन अगर कभी आदमी दिन में सोया तो उसी वक्त फोन तभी फोन आएगा। यस, आपके साथ भी होता है? ओह, मुझे लगा मैं ही इतना लकी हूँ। सो आज छुट्टी की सबसे बड़ी फीलिंग हमें इसी वजह से आई है, इनमें से किसी को फोन नहीं आ रहा है। तो काम करने का जितना दुख नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खुशी इन सबके फोन नहीं आने की वजह से। तो आइए फाइनल ट्रेड में पहुंचते पहुंचते आपको बता दिया जाए अब तक की बड़ी बातें। हल्की बढ़त के साथ बाजार में कारोबार होते हुए दिख रहे। गैप से खुलने के बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच 17,150 के आसपास टाइम पास करता हुआ निफ्टी 25 अंकों की मजबूती के साथ, बैंक निफ्टी 75 अंकों के ऊपर है, 40,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ और सेंसेक्स सेंचुरी मारकर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। बड़े ही सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मजबूत किया है सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1.25% ऊपर है। सरकारी कंपनियों को छोड़ दें, थोड़े से वो कमज़ोर हैं, बाकी लगभग सारे सेक्टर्स मजबूत आपको नजर आएंगे। फार्मा, ऑटो, रियल एस्टेट, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए शेयरों में आज मजबूती है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़े थोड़े ऊपर आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स साथ नहीं दे रहे हैं और यही वजह कि 2 दिनों की तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स हल्के सुस्त है, इसलिए हम अपनी बढ़त ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं। और साथ ही आज रात को अमेरिका में अहम बैठक है यूएस फेड की। यूरोप के बाजार सुस्ती के साथ, हल्की कमजोरी के साथ 1/4% के आसपास कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो बिल्कुल शांत है, सुस्त है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े कमजोरी है, बहुत बड़ी तेजी। तो ग्लोबल मार्केट से मिले जुले हल्की सावधानी के, हल्की सुस्ती के हैं संकेत। आई थिंक अब सब कल का या आज शाम का इंतजार कर रहे हैं कि फेड की पॉलिसी आएगी और उसके बाद जो भी एक्शन आएगा वो आएगा। तो फ्यूचर्स भी कुछ नहीं कर रहे, हमारे बाजार गेन्स होल्ड कर रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार के लिए तो नेगेटिव डिप भी आया था बैंक निफ्टी में। कैसे रीडिंग देख रहे हैं? ऐसे ही फिर रेंज में ही अटके रहेंगे? कोई ऐसा खास ऐसा नजर नहीं आ रहा कि फेड की मीटिंग के पहले और फेड की मीटिंग के बाद कुछ बहुत बड़ा हो जाए। बेस्ट केस सिनेरियो में जहां अगर आप ये सोचें कि फेड की मीटिंग के साथ कोई बड़ा मूव आ सकता है, तो मेरे ख्याल से 16,750, 16,850 ये नीचे की तरफ का वो लेवल होगा जो फेड की मीटिंग के बाद आपका टूटने वाला है नहीं। कितना ही खराब कह दे कर दे, तब भी 16,750, 16,850 की 100 पॉइंट की इस रेंज को आप मजबूत सपोर्ट देखेंगे। और अगर फेड की मीटिंग के बाद वहां पर आता है तो खरीदारी का मौका होगा। और फेड बहुत अच्छा बोल दे, बहुत अच्छा कर दे, उसकी वजह से यूएस उछल भी जाए, तब भी आप 17,425, 17,550 की रेंज को पार करेंगे। ब्रॉडली 17,400, 17,600 ये आपसे पार होने वाली नहीं। सो आई थिंक आप सेट हैं ऐसा, और उसको छोटा करना तो 17,325, 17,425 लेकर चल सकते हैं, जो ऊपर की रेंज होगी फेड की मीटिंग के बाद। और नीचे की रेंज 16,750, 16,850 जिसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक इसी रेंज में रहेंगे। बस यही है कि एक गैप से ऊपर या नीचे खुल सकते हैं। जी सर। वो किस तरफ हो सकता है वो पता नहीं बस। और हो सकता है बड़ा गैप से ना भी खुले, लेकिन आपको वो तैयारी तो रखनी पड़ेगी। सो जहाँ तक आज के बाजार का सवाल है दीप, डेटा मेरे सामने आ रहे हैं, जो सिचुएशन दिख रही है वो ये कि 17,200 के ऊपर जाकर भागने की तैयारी में बाजार नहीं दिख रहा। तो अपसाइड आपकी 17,200, 17,250 पे कैप है। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो इस रेंज में आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है आज। नीचे की तरफ 17,000, 17,050 सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है। तो बस इसी रेंज को आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,988 यानी 40,000 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि 39,700, 39,850 इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है।
40,100 40,250 की रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग। सो बड़ा सा रेंज बाउंड सा ट्रेड है और अब से लेकर क्लोजिंग तक फेड की इस अहम बैठक के पहले डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो आपको यूएस फ्यूचर से ही आता दिखेगा। हम उसी के दम पर ट्रेड करेंगे। यूएस फ्यूचर जितना कमज़ोर होगा उसके मुकाबले में हम कम कमज़ोर होंगे। आज की अंडरलाइन यही है, बोल्ड लेटर यही है। यूएस के फ्यूचर जितने कमज़ोर होंगे उसके मुकाबले में हम कम कमज़ोर होंगे। यूएस के फ्यूचर जितना मजबूत होंगे उसके मुकाबले में हम थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होंगे। 10-15% आउट परफॉर्मेंस। 10-15% आउट, ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक है फिर इस समय। बस आज का ये खेल है 1.5 घंटे का, आखिरी 1.5 घंटे का। गॉट इट सर, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर में एनालिसिस स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेवल्स भी समझेंगे, बट एसेंशियली ये जो रेंज है ये ठीक ठाक है। 17,150 पर आपको जो निफ्टी दिख रहा है। आइए फिर आज की खबरें और ट्रिगर्स दोनों जानते हैं। नुपुर और कुशल हैं तैयार हमारे साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंट करेंगी पद्मा अवार्ड्स, तो यहाँ पर फोकस करिए। साथ ही फेड की पॉलिसी ऑफकोर्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे वो देर रात आती हुई दिखेगी। कल के दिन में आईजीएल और पीएफसी पर नजर रखिए। अंतरिम डिविडेंड पर कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही मेट्रो ब्रांड्स बिजनेस से जुड़ी बातचीत के लिए कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर एक बोर्ड बैठक होगी। आंध्रा सीमेंट्स यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सागर सीमेंट के हिसाब से जो मर्जर हुआ इनका, उसके बाद ग्लोबल सर्फेसेज इसकी लिस्टिंग है इसके आईपीओ की। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी कल पॉलिसी है, यूके की, और साथ ही यूरोप के लिहाज से मार्च महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी आएगा। 24 मार्च इमामी की बोर्ड बैठक है बायबैक पर। आज काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर जब खबर आई थी उसके बाद तेज़ी बनी हुई है। साथ ही आरवीएनएल अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे सेल और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के काउंटर। साथ ही सुंदरम क्लेटन जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स हुई है उनके और अन्य कंपनियों के बीच उसकी भी एक्स डेट है। एक्स डेट जो है अजंता फार्मा, यहाँ पर जो बायबैक इनका हुआ था उसकी भी है। और साथ ही जापान के लिए ग्लोबल इवेंट के हिसाब से फरवरी महीने का जो महंगाई आंकड़े हैं वो भी आपके सामने आते हुए दिखेंगे। ओके, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे बड़ा तो ऑफ कोर्स आज शाम फेड का ही है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी लेकर आई हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है उसे एक नई सब्सिडरी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ पे आईएफसी की तरफ से 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। 6,020 करोड़ के वैल्यूएशन पे आईएफसी इसमें निवेश करने वाली है। एलएनटी जहाँ पे 1,000 से 2,500 करोड़ की रेंज में कंपनी को नए ऑर्डर मिले, अलग अलग कारोबार में ये ऑर्डर मिले, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। रेलटेल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को मध्य प्रदेश डेटा सेंटर से एक ऑर्डर मिलता दिखा है। कंपनी को करीबन 35 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। आरईसी जहाँ पे 6 प्रोजेक्ट एसवीपी के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेचने वाली है। पावर ग्रिड को पूरी हिस्सेदारी बेचेगी, तो ये दोनों ही स्टॉक पे रखनी है नजर। ब्लॉक डील की बात करें तो एक्सिस बैंक जहाँ पे 10 लाख शेयर, गेल करीबन 41 लाख शेयर, कोल इंडिया 11 लाख शेयर, और एमएनएम की बात करें तो 80 लाख शेयर के इक्विटी एक्सचेंज सुबह से होते हुए दिखे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में करीबन 0.6% की इक्विटी एक्सचेंज हमने देखी है सुबह से। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर। 80 लाख शेयरों का बड़ा ट्रेड एमएनएम फाइनेंस में होता हुआ दिखा है, ये जरूर आपके सामने रहेगा। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी और साथ ही आशु मदान साहब। थोड़ी देर में जय ठक्कर साहब, सचिन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हो चुके हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु जी का कॉल भी है। हिमांशु जी दिख तो नहीं रहे, हिमांशु जी कहाँ है? डाउन हो गए शायद। ओके, हिमांशु जी अच्छा आ रहे हैं, आने की तैयारी में हैं। ओके, जैसे आएंगे। अच्छा, एक मिनट जी, बंसल जी। अनिल जी, आप अभी दीपांशु से बात कर रहे थे, वो आज छुट्टी के दिन कोई टेली कॉलिंग नहीं हो रही है, तो अनिल जी नॉर्थ इंडिया में तो ये लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, ऐसे टाइमिंग पे अनिल जी फोन करते हैं कि आपको लगेगा कि कोई पुराना दोस्त है, नंबर सेव नहीं है। हाँ। और अनिल जी एक स्टेप अहेड है, ये ग्रेटर नोएडा के अनिल जी प्रॉपर्टी वाले। मशीन बोलती है अनिल जी, आप एक नंबर से नहीं उठाएंगे, दूसरे नंबर से, फिर तीसरे नंबर से, आपको लगेगा कुछ जरूरी है। हाँ। और बड़े और मतलब कि इवनिंग में, मतलब कि 7:30 बजे 8 बजे हाँ। आप कहीं देखने के लिए कि कोसने के लिए, गुस्सा करने के लिए फोन उठाओगे, उधर से मशीन बोलती है अनिल जी, तो बड़ी दिक्कत है अनिल जी। इस पे भी कुछ कीजिए। और एक बड़ा अनिल जी, एक बड़ा फनी इंसिडेंट भी हुआ अभी। मेरे एक अनिल जी रिलेटिव का फोन आया, कहते हैं फेड से पहले क्या लग रहा है, तो मैंने बोला अनिल जी का कुर्ता अच्छा लग रहा है। अनिल जी उन्होंने सेम टू सेम अनिल जी उसी कपड़े के अनिल जी शर्ट मुझे भेज दी है अनिल जी। तो कल पहन के आऊंगा अनिल जी, कुर्ता तो नहीं है, सेम टू सेम कलर की शर्ट भेजिए, तो कल पहन के बैठूंगा अनिल जी। भगवान ऐसे रिलेटिव सबको दे रहा है। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं है आज तक,
मेरे नाम पे बंसल जी को क्या क्या मिल जाता, मुझे आज तक किसी ने, मुझे कोई एयरपोर्ट पे विशेष सुविधा नहीं, मैं ऐसे कैसे लाइन में लगता हूँ, मुझे आज तक किसी ने कोई ऐसी गिफ्ट भेजी नहीं। अब बंसल जी मेरे को, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी वजह से हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी का जादू है कुछ ना कुछ जिसकी वजह से, बाकी मुझे तो ये सब फायदे मिल ही नहीं रहे, आज तक कभी नहीं मिले। करेक्ट। हमें भी चाहिए सर थोड़ा ऐसा बायो एसोसिएशन। एब्सोल्युटली, हाँ थोड़ा बहुत तो आपके नाम पे पता नहीं वो मुझे तो जिसका नाम है उसी को नहीं मुझे ही नहीं मिला। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बंसल जी को कल नई शर्ट में, नए अवतार में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी। आइए बढ़ते आगे, और हिमांशु जी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी ने लिख के भी भेजा कि इंटरनेट इशू है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है हिमांशु जी का ये इंटरनेट इशू तो मोबाइल कैसे चल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा मोबाइल, और उन्होंने शायद वीडियो का लोड नहीं ले पा रहा। हाँ, हिमांशु जी का वीडियो भी तो भारी होता है ना, लोड ले तो कैसे ले। आइए बढ़ते आगे, तब तक आप एक बार जरा बाजार पर व्यू लिया जाए। आशु सर हमारे साथ है। आशु सर स्वागत है आपका। बताएं सर क्या व्यू बन रहा है फेड की इस अहम बैठक के पहले? जी, दो चीजें। एक तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी नहीं लग रही, एंड मैंने परसों जब हम आपके साथ स्टूडियो में तब मैंने कहा था नहीं जी, फेड ना मतलब ये 25 बेसिस पॉइंट इधर उधर कोई नहीं रह गया। जो मेजर ट्रिगर अगर मार्केट को कोई ऊपर नहीं जा सकते तो वो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस अगर कहीं सीज फायर या कोई ओवर होते दिखते हैं। अदर देन दैट अनिल, शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा ना कुछ मतलब वैल्यू एड ऑन नहीं कर सकती। दैट विल बी ए वेरी बिग ट्रिगर, और ये फेड का भी कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। सो आई गो बाय यू जो भी आप मेंशन कर रहे थे। दो चीजें अनिल जी, मैं कल के लिए इवेंट के लिए और एक कल की एक्सपायरी के लिए दो स्ट्रैटेजीज अभी आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले अनिल जी, मॉर्निंग में आप वो जो वेल्थ क्रिएशन आइडिया की बात कर रहे थे जिसमें हमने डीएलएफ कवर किया, अनिल जी वो डीएलएफ मुझे इसलिए इतना पसंद नहीं है, मतलब इसलिए मैं आपके साथ बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डीएलएफ था और मेरा पसंदीदा स्टॉक है। लेकिन अनिल जी जितना उसने मतलब इतना फंडामेंटली साउंड काउंटर होके जिस तरह से वो मतलब बिहेव कर रहा है और वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो आपका आपने रिलेशन जो उसका आईटीसी से बनाया ना, और वो बहुत अनिल जी मुझे मतलब जेन्युइनली एक जो कोरिलेशन है बहुत परफेक्ट लगा। एंड इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम अनिल जी के आगे पीछे करके, मतलब अनिल जी प्रॉपर्टी प्राइसेस का क्या हाल है कि ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बाकी जगह बढ़ रही है और दिल्ली में बढ़ रही है या गुड़गांव में बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में डीएलएफ की बढ़ रही है, डीएलएफ की बिक रही है और डीएलएफ की सबसे ज्यादा डिमांड है। मतलब इतना ज्यादा स्क्यूड रियल एस्टेट डिमांड, मतलब एक तो होता है कि रियल एस्टेट पहले तो होता था अनिल जी या तो रियल एस्टेट चल रहा है या नहीं चल रहा, अब तो होता है एक शहर में चल रहा है एक शहर में नहीं चल रहा, उसमें भी एक ही शहर में इस पॉकेट में चल रहा है उस पॉकेट में नहीं चल रहा। अब तो अनिल जी कहीं ना चले लेकिन गुड़गांव डीएलएफ ऐसा चल रहा है कि मतलब मुझे मतलब इट इज ए लॉजिक डिफाइन कि ये इतना मतलब लेगार्ड कैसे रह सकता है। तो आई थिंक जो कोरिलेशन आप कल की ओके हिमांशु जी आका से आ गया। हिमांशु जी जल्दी, हिमांशु जी कैसे, क्या मैं बताता हूँ उसका रीजन। हिमांशु जी को लग रहा होगा मेरा तो कनेक्शन हो नहीं रहा, आशु जी बोले जा रहे इन्हीं का बीच में काट दो तो आशु जी भी चुप हो गए, हिमांशु जी का लगा दिए। लेकिन एक चीज डीएलएफ में कुणाल जी आपकी राय लेना चाहता हूं, डीएलएफ पर, स्टॉक पे नहीं। कुणाल जी सुन रहे ना आप? हाँ हाँ, तो हाँ सुन रहा हूँ जी। हाँ, राय डीएलएफ पर जो आशु जी ने राय दी उस पर मैं राय लेना चाहता हूं आपसे कि आशु जी डीएलएफ पसंद भी कर रहे हैं, तेजी के लिए रिकमेंड भी करना चाहते हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि रुक रुक के बड़े जबरदस्ती मुश्किल से बोल रहे हैं, दिल से बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बोलना तेजी लेकिन बोलूं कैसे? ये वाली फीलिंग नहीं आई आपको? नहीं अनिल जी, देखिए फीलिंग अलग है। अनिल जी आशु जी को डीएलएफ जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है अनिल जी। और होता क्या है अनिल जी कि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी शेयर की दिल खोलकर वो तारीफ करें। तो अनिल जी कहीं ना कहीं वो संकोच हो रहा है कि किसी शेयर को कैसे मैं इस तरह से रेकमेंड कर सकता हूं, हालांकि मन कर रहा है कि रेकमेंड करें, तो उसी द्वंद में कहीं फंसे हुए हैं अनिल जी। चलिए कोई बात इसका अनिल जी उपाय भी मेरे पास है। अच्छा, अरे वाह, इसका उपाय भी बताइए, और मन खोल के वो एक्सपर्ट्स की, एनालिस्ट की तारीफ कर सके उसका भी उपाय बताइए, हमको दोनों की करवानी है। अनिल जी देखिए डीएलएफ का अनिल जी पूरा साम्राज्य यहाँ दिल्ली में है। हाँ। और दिल्ली में अनिल जी एक बहुत अच्छा एरिया है डीएलएफ का, वहां पर कई सारे खाने के बहुत अच्छी जगह है और आशु जी वहां पर कई बार पाए जाते हैं अनिल जी। तो अनिल जी आशु जी से निवेदन है कि मेरे को और राकेश जी को वहां पार्टी पर ले जाएं
हम लोग भरपेट वहां भोजन करेंगे और उसके बाद अनिल जी देखिएगा किस फुर्ती के साथ और दिल खोलकर आशु जी रेकमेंड कर पाते हैं। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ, एक बार हाँ पहले डीएलएफ पर आप अपनी पूरी राय रख दें। एक मिनट, ये हिमांशु जी है? अरे न्यू लुक हैं? न्यू एक मिनट जरा हिमांशु जी क्या, ओ माय गॉड, ऐसे बदले बदले। अब समझ में आया कि कैमरा पकड़ क्यों नहीं रहा। उन्होंने फेस रीडिंग लगा रखी होगी। इतने दिन से फेस रीडिंग में हिमांशु जी कुछ अलग साले दिख रहे थे, आज हिमांशु जी एकदम साफ सुथरे होकर आए। तो हिमांशु जी वाह, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप ही हो ना हिमांशु जी? जरा बोल के आवाज से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, चेहरे से नहीं पता चल रहा है हमें। जी अनिल जी, बिल्कुल मैं ही हूँ अनिल जी। गुड आफ्टरनून आप सभी को। हाँ, कई बार लोग है ना मिमिक्री भी कर लेते हैं। हिमांशु जी की ओरिजिनल आवाज है मिमिक्री है। एक दो कॉल लेंगे तो पता चलेगा। चलिए पहले एक बार कॉल लेके देखते हैं। बिल्कुल हिमांशु, हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। जी खरीदारी करनी है सर आदित्य बिरला कैपिटल में, एबी कैपिटल में। आज हमने देखा है अनिल जी, फाइनेंशियल स्पेस में सब में ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग और तेजी बनते हुए नजर आई है और ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आया है पूरी बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक नया इंटरमीडिएट हाई बनाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली जो नया इंटरमीडिएट हाई है, ये कल के सेशन में ही या इस वीक देखने को मिल सकता है। तो एबी कैपिटल के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स हैं लगभग 157-157.20 के। 154 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 162 और 165 रुपए के दो टारगेट्स के लिए एबी कैपिटल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो 162-165 के टारगेट के और पूरी तरह से टेस्टेड ओके हिमांशु जी ही निकले हैं, तो आप बिल्कुल भरोसा करके ले सकते हैं। और कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कहेंगे तो क्या कहेंगे कुणाल जी? हिमांशु जी को लुक बदला है तो कुणाल जी ज़्यादा यही कहेंगे कि भाई हमारे राजस्थान में तो होता था ऐसे, क्या मतलब आप जब भी ऐसा केश दान करें, मतलब बाल, अच्छा, उसके बाद खाना वाना रखा जाता है ऐसा। ऐसी कोई मांग है कुणाल जी तो बता दें आप हिमांशु जी को। नहीं अनिल जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनिल जी, अभी आपने कहा कि ये हिमांशु जी है भी कि नहीं है, पहले पहचानेंगे उनकी बोली वगैरह सुनकर। अनिल जी आज के जमाने में अनिल जी एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने वाले डीप नहीं अनिल जी, डीप एआई कहते हैं। हाँ। और उसमें अनिल जी कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए और वो बोल रहा होगा, लगेगा ऐसा कि हिमांशु जी बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे लेकिन चेहरा सामने हिमांशु जी का आएगा। तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी आ गई अनिल जी। तो अब आपको बिल्कुल ठोक बजा लेना चाहिए कि कौन गेस्ट है और वाकई में वो गेस्ट है भी या नहीं है अनिल जी। मैं तो देखो कुणाल जी इतना दूर हूँ, आप ही दिल्ली में, आप ही शाम को जाइए, ठोकिए और बजाइए और पता लगा कि हमें बताइए कि ये हिमांशु जी थे या कोई और था। तो ये जिम्मेदारी आप ही पर है। जरूरत पड़े तो आप आशु सर की सेवाओं का उपयोग ले सकते हैं ठोकने बजाने में। उन्हें बहुत इंटरेस्ट भी है, दिल खोल के आपकी सहायता करेंगे। आइए बिल्कुल आशु सर के लिए सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी देखिए, दो स्ट्रैटेजी है, एक तो इवेंट स्ट्रैटेजी है और एक कल की एक्सपायरी का बियर स्प्रेड है। बियर स्प्रेड अनिल जी सीधा सीधा है, तो इसलिए मैं पहले शेयर करता हूं जिसमें थोड़ा आसान है, कंफ्यूजन नहीं है। और जो स्ट्रैटेजी है उसमें जरूर आप मुझसे एक आध सवाल पूछेंगे। तो अनिल जी बियर स्प्रेड जो है 17,100 की एक पुट लेनी है और 17,000 की दो पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट अनिल जी 0 है, कोई पैसा नहीं लग रहा। अब शायद एक आध रुपए लग रहा हो क्योंकि पिछले 5 मिनट में अगर प्राइसेस 10 पॉइंट ऊपर नीचे हुए हो, 1 रुपए की कॉस्ट होगी अनिल जी, 0 कॉस्ट होगी। तो ये तो कल की वो जो है ना इंश्योरेंस हो गई मेरे पास कि 17,100 की एक पुट ले ली, 17,000 की दो पुट बेच दी, 16,900 तक मैं सेफ हूँ। और 16,850-900 अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, नीचे जाता नहीं है, बायस पॉजिटिव है। तो अब जब भी जिस साइड का भी अनिल जी स्प्रेड बनाते हैं, जब दो बेचते हैं तो उसका पर्पज मैं हर बार एक बार हाईलाइट करता हूँ कि इसका मतलब उस साइड पे बहुत ज्यादा नहीं लगता, इसलिए उस साइड पे दो बेच रहे हैं। तो ये तो अनिल जी प्लेन वनीला कल का स्प्रेड है जो कि एक बेयर स्प्रेड है। अनिल जी एक अपडेट भी देना है, हमारे जो पिछले 2-3 स्प्रेड थे 16,900, 17,100 1:1, 16,050, 17,250 1:2, वो दोनों प्रॉफिटेबल रहे हैं, अभी भी प्रॉफिट में है। जब मर्जी किसी हो या नहीं भी काटे हो तो प्रॉफिट में है। अब अनिल जी इवेंट स्ट्रैटेजी अनिल जी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस हफ्ते की कल की एक्सपायरी की 17,000 की पुट लेनी है, 17,250 की कॉल लेनी है। इसका अनिल जी आउटफ्लो होगा मेरे पास 50 रुपए के करीब। फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 17,000 की कॉल लेनी है, 17,000 की पुट लेनी है और 17,250 की कॉल लेनी है।
और अगले हफ्ते की 17,250 के अगेंस्ट 17,400 की कॉल बेचनी है और 17,000 पुट के अगेंस्ट 16,800 की पुट बेचनी है। किसका इनफ्लो होगा? 100 रुपए। तो अनिल जी मेरा नेट इनफ्लो 45-50 रुपए का होगा। 45 रुपए का ही लॉस है और 100 रुपए का टारगेट है। एज आई सेड अनिल जी, बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन अनिल जी मार्केट में बैठे हैं, इवेंट जितना मर्जी कहे, लाइट जाना है कुछ नहीं जाना, इवेंट के बाद करेंगे। मन तो अनिल जी दिल है कि मतलब मानता नहीं है, कुछ ना कुछ तो ट्रेड करना है। तो अनिल जी ये स्ट्रैटेजी हमने क्लाइंट से शेयर की है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है, मतलब लो रिस्क और लो रिटर्न वाला प्रोडक्ट है ये, और ये स्ट्रैटेजी है। और मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें बहुत अच्छा मतलब ये रह सकता है, क्योंकि अगर अनिल जी कल ही कोई मूवमेंट आ गया गैप अप गैप डाउन का, तो हमारे को ये कॉल पुट प्लस की है इसमें मिल जाएगा। अगर ज्यादा नहीं आता अनिल जी, कॉल पुट होगा तो जो अगले हफ्ते का बेचा हुआ है दूर का, उसका थीटा डिके होगा, तो वो हमारे को बेनिफिट होगा। तो 40-45 रुपए का लॉस मैक्सिमम और 80-90 रुपए का प्रॉफिट, ये अनिल जी एक स्ट्रैटेजी है। अब आप पूछेंगे 4 लेग है, मुश्किल है, पर अनिल जी अगर इवेंट को करना है और ऑप्शन में अगर दिमाग लगाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि सब लोग नहीं कर पाएंगे, बट अनिल जी मतलब इट इज व्हाट इट इज। तो हम तो जरा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करने की कोशिश करते हैं अनिल जी। प्लेन वनीला स्टॉक्स में मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, कुछ मजा नहीं। अच्छा, इसमें ये बताओ सर कि दूसरी वाली जो स्ट्रेटेजी आपने बोली है, 17,000 का एक पुट खरीदना है और 17,250 का एक कॉल खरीदना है, बराबर? एक के कॉल दोनों के खरीदने हैं, और सामने 16,800 का एक पुट बेचना है और 17,400 का एक कॉल बेचना है, बराबर? स्ट्रेटेजी सही पड़ी मैंने सर? करेक्ट? अनिल जी परफेक्ट। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये 4 ट्रेड एक तरफ करने के कितने पैसे लगेंगे, मतलब मार्जिन कितनी लगेगी, ये जरा थोड़ा सा अंदाज से अगर बता पाएं आप। ये मतलब जैसे क्या होता है, 4 स्ट्रेटेजी सुनते हैं ना आदमी पहले ढीला हो जाए, जाने तो मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझा सकेगा अंदाजन इतना मार्जिन आपके पास है तो आप ये स्ट्रेटेजी बना लोगे, तो हो सकता है किसी का मूड बन जाए। अनिल जी मार्जिन देखिए इसमें, क्योंकि 1:1 है और हम लेके बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। करेक्ट। ऑनेस्टली मैंने मार्जिन इतना इसमें कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि अनिल जी देखिए जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं हमारे सारे क्लाइंट्स, अनिल जी ये मार्जिन तो ना गिवन हो गया है, और मैं इतने महीनों सालों से एक ही बात बोलता हूँ कि मार्जिन इज हेल्दी, लॉस इज अनहेल्दी। तो अनिल जी है ना, बहुत छोटे के लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग होती भी नहीं है। सब लोग सोचते हैं मैं 1 लॉट 2 लॉट में कर लूं, और मैं ना उनको डिस्करेज करता हूं, क्योंकि अनिल जी ऑप्शन के ट्रेड ना गलत जा सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ऑफ ऑप्शन ट्रेड होता है कि उस गलती को हम रिपेयर कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए क्या होता है? मार्जिन। तो अनिल जी मैं एक चीज बोलता हूँ मार्जिन, और मैं बार बार अनिल जी हाईलाइट करके बोलता हूँ कि वो मार्जिन कैश में हम एफडीआर कराते हैं क्लाइंट की, जिससे क्लाइंट को इंटरेस्ट भी आता है। तो अनिल जी मार्जिन, ऑनेस्टली पहला जवाब आपका कि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा इसके अंदर, मतलब एक लॉट पे लेस देन 1 लाख या 1.25 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। बट अनिल जी मार्जिन तो गिवन है, मतलब मैं ये ट्रेड उन्हीं से शेयर करता हूँ, मैं ये थोड़ी मार्जिन का मान के चलता हूँ। अरे आशु जी मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मार्जिन मत लो या मार्जिन नहीं लगाना चाहिए। मैं एक अंदाज से इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कोई भी व्यूअर जो स्ट्रेटेजी देख रहा है, फॉर एग्जांपल 1,00,000-1.25 लाख रुपए मार्जिन लगना है, तो जिसके पास 1,00,000-1.25 लाख रुपए है वो इस बड़ी इवेंट को खेलने के लिए ये स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो पूछने के पीछे पर्पज वो है, बिल्कुल 1,00,000-1.25 लाख रुपए का अगर आपका बजट है है ना, तो फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। आइए बिल्कुल नितिन जी, हाँ नितिन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे 17,150 की पुट ऑप्शन लेंगे, 72-73 ऐसे रेट है। 17,150 पुट ऑप्शन, ये एट द मनी पुट ऑप्शन हो गई। और इसके पीछे मुझे डेटा ये दिख रहा है कि 17,200 पे कॉल राइटिंग सुबह से ही हो रही है और पुट्स कॉल्स के प्रीमियम टूट रहे हैं। तो आज इंट्राडे के लिए ये ट्रेड होगा। 72-73 की रेंज में अभी लेनी है। इसका स्टॉप लॉस होगा 49 रुपीज का, यानी आप 23-24 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। और क्लोजिंग में टारगेट 100 से लेके 115 के बीच में हो सकता है, यानी फर्स्ट टारगेट 100, सेकंड टारगेट 110-115 ऐसे रखेंगे। स्टॉप लॉस 49, फर्स्ट टारगेट 100 एंड सेकंड टारगेट 110। ओके, तो ये है नितिन जी की तरफ से थोड़ा कॉल प्रीमियम से समय
टूट रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप 17,150 की पुट खरीदें, यहाँ पर आपको मूवमेंट दिख सकता है। थोड़ा हम देख भी रहे हैं बाजार वैसे तो रेंज में ही अटके हैं, 17,150 के आसपास है। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें भी कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मूवमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए सुबह भी एक्टिव है, हमारे रेडार पर आया था, अभी भी एक्टिव दिख रहा है। एक बार सचिन जी से इस पर राय ली जाए। सचिन जी, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई व्यू इस चार्ट पर? बाकी बाजार की वॉलेटिलिटी इस चार्ट पर नहीं दिख रही है, पिछले 3 घंटे से अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है और डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनलॉक हुई थी कल के सत्र में, एंड उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। अभी भी यहाँ पर लग रहा है कि 170 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। हाल फिलहाल में जो स्विंग हाई बनाया है 168 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग हाई भी निकाल देगा। सो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 166.30 के आसपास, एंड अभी भी खरीदारी की जा सकती है 170 के टारगेट के लिए। ओके, 170 के टारगेट की खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक भी अच्छी तरह से होल्ड आउट कर रहा है। ये अच्छी बात है कि आज की वीकनेस में इसने कोई रिएक्शन आपको नहीं दिया। और इस बीच एक और बेहद इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है, जो हमारे पैनल पे बैठे हुए सारे एक्सपर्ट्स के भी इंटरेस्ट की होगी, जितने दर्शक इस शो को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके भी इंटरेस्ट की होगी, बिल्कुल, और लगभग सारे ब्रोकर्स के इंटरेस्ट की भी होती हुई दिखेगी। तो वो रिसर्च आपके लिए आ रही है, और रिसर्च ये है कि अगर आप कोई भी सौदा करते हैं, कोई भी ट्रेड किया, और ट्रेड करते वक्त ही अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो जैसे नहीं होता, आपने जैसे आप ट्रेन की टिकट करवाने जाते हैं, ठीक है, अब ट्रेन की टिकट आप गए साइट पे, देखा कोई भी साइट पे गए, अच्छा इतने पैसे लगेंगे, फॉर एग्जांपल 4,200 जी। अब मुझे बताओ, जितने 4,200 रुपये की टिकट है, जब फाइनल टिकट बन के आती है तो कितने की आती? 6,000 नहीं, बट 6,000, वो हिडन चार्जेस होते हैं। हाँ, आती है, आते हैं, बराबर है। ऐसा सबके साथ होता होगा? 5,000 तो आएगी 100% सबके साथ। हार्डली कभी ऐसा होता होगा कि आपको सारी एक साथ मिल जाए। सेम वैसे ही जब आप कोई शेयर खरीदें, तो आपको लगता है कि अरे मैंने तो 100 रुपये वाला शेयर 1000 शेयर खरीदे हैं, यानी कि मतलब मेरे 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, लेकिन जब बिल आए तो कुछ और ही आया। इस पर एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आ रही है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। रिसर्च नहीं, माफ कीजिएगा, रिसर्च बोल दिया। बेहद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस पर क्या कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक एक इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में आशीष जी अपनी राय देने वाले हैं, और वो बताने वाले कि कौन सा सेक्टर है जो बाजार को ऊपर ले जाने में मदद कर सकता है। आशीष जी बताएं सर। आशीष जी सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए आशीष जी की आवाज़, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में आशीष जी संपर्क करेंगे। तब तक हमारे पूरे डिटेल्स के साथ तैयार हैं ब्रजेश कुमार। क्लाइंट के खरीद या बिक्री के सौदे करते समय ब्रोकर्स अगर ब्रोकरेज और बाकी खर्चों की सटीक जानकारी अगर आपको अपनी स्क्रीन पर ही नहीं दिखाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर बैठ से सौदा कर रहे हो, वहीं पर स्क्रीन पर आपको पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी, और अगर ये जानकारी नहीं आई तो पेनल्टी, सिंपल, हाँ, पैसे की पेनल्टी। अब पूरी जानकारी लेकर तैयार हैं इससे रिलेटेड ब्रजेश बताइए क्या है जानकारी? बिल्कुल सही कह रहे थे आप कि अगर जब भी सौदे डालते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, यानी ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज कितना है, ये सारी की सारी जानकारी स्क्रीन पर सौदा कंफर्म होते समय आ जानी चाहिए। ये सेबी एक्सचेंजेस बार बार कह रहे थे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में 2 बार कहा उन्होंने, बार बार ये एक्सचेंजेस कह रहे थे कि ब्रोकर्स को अपने सिस्टम में ये चीज़ बैठाना है कि जब भी सौदा होगा ये 3 चीज़ें साफ साफ दिखनी चाहिए, ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज कितना है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही थी अभी भी, कहने के बावजूद भी। तो अब ये नियम लाया जा रहा है कि 31 मार्च से, यानी इसी महीने की 31 तारीख से ब्रोकर्स पर 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो, और साथ ही 1 हफ्ते के भीतर उनको इस नियम का कंप्लायंस करना पड़ेगा कि डिस्प्ले होने लगे। अगर 1 हफ्ते के भीतर भी कंप्लायंस नहीं होता है तो सारे सेगमेंट के टर्मिनल बंद किए जा सकते हैं। यानी ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर वो इस नियम को कंप्लाई नहीं करते हैं। और ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट जा रही थी एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को, कि जब सौदे करते हैं तब तो भाव कुछ और दिखता है, और बाद में जो ब्रोकरेज आता है वो जो म्यूचुअली एग्रीड रेट था उससे कहीं ज़्यादा आता है,
और कई बार ऐसा भी इंस्टेंसेस पता चलते थे कि जो रेगुलेटरी चार्ज लिए जा रहे हैं या जो स्टेट्यूटरी चार्ज होते थे, मतलब सरकार के टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो भी उनसे ज़्यादा वसूला जा रहा था। तो ये इन गड़बड़ियों को देखते हुए अब पेनल्टी वाला नियम लाया जा रहा है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। ज़रा अनिल जी इसके इम्प्लीकेशन समझाएं, बिकॉज डेफिनेटली एक क्लैरिटी आ जाएगी क्लाइंट्स को भी, जब भी अपने सौदे करेंगे सारे चार्जेस, सारे जो भी रेगुलेटरी हो रहे हैं आपको एक बार सामने से ही पता हो जाएंगे, तो फिर बाद में वो डिस्प्यूट की बात ही नहीं निकलती है, परेशानी की बात भी नहीं निकलती है। ये बात तो सही है कि जब आप ट्रेड करें तब और इमीडिएटली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे देने हैं इस ट्रेड करने के, क्योंकि आपको ब्रोकरेजेस, टर्नओवर चार्जेस, जो भी बाकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, ये सारे के सारे उसी वक्त स्क्रीन पर आती दिखेगी। और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। ये 31 मार्च से लागू हो रहा है। हाँ, 1 अप्रैल का भी इंतजार नहीं है। 31 मार्च 31 मार्च जी, पेनल्टी 31 मार्च से लगेगी। अच्छा, पेनल्टी। ओके, अगर ये नियम तो एडवाइजरी तो पिछले साल से ही आ रही है, अक्टूबर में आया, उसके बाद 2 बार दिसंबर में सर्कुलर आया एक्सचेंजेस का, ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन शायद सारे लोग नहीं कर रहे थे या शिकायतें इसके बावजूद भी पहुंच रही थी एक्सचेंजेस और रेगुलेटर को। और अब ये तय कर दिया गया है कि 31 मार्च के बाद 31 मार्च से अगर कोई डिस्प्ले नहीं करता है ब्रोकर अपने सिस्टम में, चाहे ऐप के थ्रू सौदा डाल रहा हो, चाहे वेबसाइट पे जाकर डाल रहा हो, ये साफ साफ दिखना चाहिए कि ये जो सौदा हो रहा है उसमें आपका ब्रोकरेज कितना है, रेगुलेटरी चार्ज कितना है, स्टेट्यूटरी चार्ज जिसमें बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो सब कितने हैं, सब साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये बड़े नियम फुल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली लागू करने की तैयारी। आशु जी इस पर विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी, मैं ब्रिजेश को बोल रहा हूँ कि इससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो डिस्प्ले पे, अनिल जी, मैं जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि ट्वीट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके बिहाफ पे आप ही के जो फॉलोअर्स हैं उनको या व्यूअर्स हैं उनको बोलता हूँ ट्वीट करके बताइए अनिल जी को कि ये ब्रोकरेज और ये डिटेल्स, ये तो अनिल जी 1 बार 2 बार 3 बार ट्रेड कर लिया, चौथी बार तक समझ आ जाएगी। और अच्छी बात है अनिल जी, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, बताना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी चीज अनिल जी जो क्लाइंट जानना चाहता है और जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मैटर बना हुआ है, जो भी पिछली स्ट्रेटेजी पे आपने भी पूछा कि मार्जिन कितना लगेगा, तो अनिल जी हर क्लाइंट ये जानना चाहता है जो मैं कर रहा हूं, जिस तरह की मार्जिन पे पेनल्टीज आ रही हैं, जिस तरह के मार्जिन पे शॉर्टफॉल आ रहे हैं, जो इरिटेशन होती है सौदा ना जाने का कि मेरे पास मेरे पैसे पड़े, सौदा क्यों नहीं जा रहा, कितना मार्जिन लग रहा है। तो अनिल जी सबसे बड़ी चीज अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए कि जो भी कोई आदमी ट्रेड डालता है उस ट्रेड को डालते वक्त उसको डिस्प्ले होना चाहिए कि मेरा मार्जिन कितना लग रहा है इस ट्रेड पे। सो अनिल जी मार्जिन डिस्प्ले, मार्जिन इंफॉर्मेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट than this information. I'm favor of this information. This is very good. But अनिल जी मार्जिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इससे भी पहले होनी चाहिए और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल ठीक बात है, 100% होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं कोई, तो आपको इमीडिएटली सामने मार्जिन कैलकुलेट होकर आ जाए। हाँ, नो डाउट, पेनल्टी की नौबत काफ़ी कम हो जाएगी। डायनेमिक मार्जिन सिस्टम होता है, ये बात अपने समझते हैं कि हर वक्त प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, मार्क टू मार्केट लॉसेस वगैरह जो भी आते हैं, डे एंड में मार्जिन का परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, वो सब ठीक है, बट वो परसेंटेज बहुत छोटा होगा कंपेयर टू एक्चुअल मार्जिन। ये बात तो बहुत सही है। अगर आप सौदा डालते वक्त ही अगर समझिए आपने कहा कि मुझे 5 लॉट निफ्टी खरीदना है, उसी वक्त आपका आ गया कि ये मार्जिन इतना, ये मार्जिन इतना, कुल मिला के ये मार्जिन इतना। ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, एक्सचेंजेस के लेवल पे भी होनी चाहिए। अगर ब्रोकर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ये तो बहुत अच्छी मांग है। और एक बार जरा ब्रजेश आप बात कीजिए एनमी से, और एनमी ने आई एम श्योर अगर ये तो मुद्दा उठाया होगा, नहीं उठाया होगा तो उन्हें एक्सचेंजेस के सामने ये मुद्दा उठाना। ये बातें पहले भी हुई थी कि यही था कि अनसर्टेनिटी किसी को नहीं चाहिए। करेक्ट। जैसे क्लाइंट को नहीं चाहिए कि मेरा ब्रोकरेज इतना से इतना था, इतना क्यों हो गया, राइट। उसी तरह से जाहिर सी बात है ब्रोकर्स भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम जो भी बनाया गया था मैपिंग का, पीक मार्जिन को कितनी बार कितने स्नैप्स आएंगे, क्यों, ये चर्चा लंबे समय से चर्चा हो ही रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली होगा और तो वे आउट कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसका। नहीं, स्ट्रॉन्ग डिमांड करनी चाहिए, ये बात तो सही है। क्या ऐसा कुछ है आशु जी कि ब्रोकर ही नहीं चाहते हो कि मार्जिन दिखे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं अनिल जी, ब्रोकर तो बिल्कुल चाहते हैं। और ब्रोकर के तो अनिल जी लॉजिस्टिकली नाइटमेयर हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लाइंट कहता है मेरा पीक मार्जिन कैसे लग गया। अनिल जी उसकी एक्सप्लेनेशन देते देते सारा दिन जो रिस्क डिपार्टमेंट है वो इसी में लगा रहता है कि सौदा क्यों नहीं गया, और अगर पेनल्टी लग गई तो क्यों लग गई। और पेनल्टी भी आज ब्रोकर तो अनिल जी मोर देन विलिंग है, वो तो मतलब अपफ्रंट चाहता है कि बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए
अनिल जी किस लिए पीक मार्जिन लग गया, किस वजह से पीक मार्जिन पेनल्टी हो गई, कोई अपना वो ब्रेक करे। अब जैसे अनिल जी किसी ने सौदा बिठा लिया हेज का, अब वो हेज ब्रेक करेगा तो मार्जिन ज्यादा लग, करेक्ट, ऑर्डर डाल रहा है उसी वक्त ही आ जाएगा कि मार्जिन बढ़ जाएगा। तो अनिल जी ये जो इन्फॉर्मेशन है, अनिल जी ब्रोकरेज तो किसी को पता है 10 रुपए लॉट है, 20 रुपए लॉट है और एक्स चार्जेस है, वो एक बार समझ आ जाएगी, 2 बार 3 बार या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा भाई कितने लगे 2-4 बार देखने के बाद। लेकिन मार्जिन तो अनिल जी हर ट्रेड का साइज, हर ट्रेड का डिफरेंट है, तो वो बहुत जरूरी है जानना। तो मैं नहीं मान सकता कि ब्रोकर नहीं चाहते, ब्रोकर बिल्कुल चाहते हैं। ब्रोकर्स के पास कैलकुलेटर्स है अनिल जी, हम सबके पास के मार्जिन कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो पहले क्लाइंट पूछता है कि इसमें मैं करूंगा तो कितना लगेगा, कितना मेरा पड़ा हुआ है, कितना सौदा जा सकता है। तो अनिल जी वो बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। तो अगर ये सब सामने हो जाएगा, सौदा डालते वक्त ही अपने ऐप पे कितना मार्जिन लग रहा है कितना है, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। बात तो ठीक है, और अगर ब्रोकर चाहते हैं और संभव है, संभव तो है ही, अगर जैसे ही सौदा हुआ तो मार्जिन तो डेबिट हो ही जाता है ना। तो हो ही जाता, तो अगर जब सौदा होते ही डेबिट हो रहा है तो सौदा होने के वक्त ही पहले पता चल जाए, कैलकुलेट होकर सामने आ जाए कि ये मार्जिन है, तैयारी है, हिम्मत है तो करो सौदा, है ना। करेक्ट। अपने आप आधे तो जो कमजोर लोग हैं पैसे के हिसाब से वो अपने आप ही कम कर लेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आज गुड़ी पड़वा की आपको, दीपांशु को, सभी एक्सपर्ट्स को, जी बिजनेस की पूरी टीम को और लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से गुड़ी पड़वा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल जी अभी थोड़ी देर पहले आपने भी ट्वीट किया, आज भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, तो उन सब की भी सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फरमाएं सर, क्या है आज इरादा? 2 स्टॉक्स है अनिल जी कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। पहला अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है तेजस नेटवर्क, जो अभी 589 के लेवल्स पे है। पहले इसके स्टॉप लॉस टारगेट दे देता हूँ। टारगेट रहेगा 620 का, स्टॉप लॉस लगाना है 580 का। अनिल जी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है जो कि मेनली ग्लोबल रिसर्च एंड R&D ड्रिवन टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी है, जो कि ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाती है। सभी जितने टेलीकॉम ऑपरेटर्स है सबको कैटर करती है। और आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी कारण है कि ये 5G रोल आउट जो भारत में हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। और आज हमने देखा एयरटेल ने वेस्ट बंगाल में 16 शहरों में ये 5G रोल आउट किया है। तो जो टेलीकॉम कैपेक्स हो रहा है उसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी है। फिर चूंकि भारत में चाइनीज इक्विपमेंट्स पे उनको डेटर करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, तो वहां से रिड्यूस कंपटीशन है, उसका फायदा होना है। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसमें पेनाटॉन फिनवेस्ट नाम की जो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है, उसने 37.32% स्टेक ओन कर रखी है। और ये कंपनी टाटा कॉम में भी स्टेक ओन करती है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और कई बार बाजार में खबरें रहती है कि इन दोनों का मर्जर भी जल्दी पॉसिबल है। तो वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी FIS भी बुलिश रखते हैं, अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, कुवैत है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और 620 का टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस। ओके, 580 का स्टॉप लॉस, 620 के टारगेट के लिए तेजस नेटवर्क में करें खरीदारी। राय सेठी साहब की तरफ से यहाँ पर आती हुई। आइए दूसरा स्टॉक भी सेठी साहब से जान ले, बताएं सर कौन सा है आपको पसंद? अनिल जी आज का दूसरा स्टॉक एक फर्टिलाइजर स्टॉक है। एक दमदार क्वालिटी की फर्टिलाइजर कंपनी है GSFC, जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा प्रोमोटेड है। वो अराउंड 37.84% स्टेक ओन करते हैं, प्लस इसमें GNFC, गुजरात एल्कली और GMDC इनकी भी हिस्सेदारी है। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फिर सीड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब बनाती है, मतलब प्योरली एग्री फोकस्ड कंपनी है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, करीबन 4 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि बाकी कंपनियां 12-13 के मल्टीपल पे है। स्टॉक की या कंपनी की बुक वैल्यू है 295 और स्टॉक ट्रेड करता है अभी 125 के आसपास, जो कि 0.4 टाइम्स बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 409 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल दिसंबर में 245 करोड़ का पैट था। FIS भी अराउंड 22% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें फिडेलिटी प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अभी अवेलेबल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 135 का, स्टॉप लॉस रखना है 120 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए
तेजस नेटवर्क्स और GSFC, दो काउंटर सिटी साहब की पसंद, और GSFC सिटी साहब की बात करते करते स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट भी आपको आते हुए दिख रहा है। 135 का टारगेट GSFC, 620 का टारगेट आपके लिए तेजस नेटवर्क्स का रहेगा। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डेज लो पर आ गया है बैंक निफ्टी, नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। निफ्टी भी अब अपनी सारी गेंस गिव अप कर चुका है। इस बीच डाउ फ्यूचर्स थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, अभी 70 पॉइंट नीचे था, अभी 35 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा इंप्रूव हुआ है। नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी है। आज ऑफ कोर्स पॉलिसी है, 90% जानकार मान रहे हैं 1/4% का हाइक होगा। यूरोप में बहुत सुस्त कारोबार है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया था सर 10.4%, अभी भी यूके में इन्फ्लेशन 10.4%, 10% का आया डेटा। अदरवाइज एशिया काफी मजबूत था, बट वो मजबूती हम नहीं दिखा रहे। सर बताएं क्या करना है इस समय। 3 बजे तक आपके लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो है 17,100 का। जिस तरह की पोजीशन बनी है शायद 17,100 के नीचे बंद ना हो। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहे हैं, और यही 50 पॉइंट अगर ऊपर, माफ कीजिएगा 50 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, अगर यही 50 पॉइंट नीचे रहते हैं तब तक आप 17,100 के नीचे नहीं जाकर बंद होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। और उसकी वजह ये है 17,100 के पुट और कॉल दोनों पर लगभग बराबरी का 85 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इसलिए वो सपोर्ट का काम करेगा। नहीं आपको 17,200 के ऊपर बंद करने के ख्वाब देखने, 1,30,00,000 शेयर का कॉल राइटर्स वहाँ पर खड़े हैं, वो ऊपर भी नहीं जाने देंगे। तो मेरा ये समझना है अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप 17,100 को होल्ड भी कर ले तो अपने आप को ठीक ही समझिए। इतनी बड़ी इवेंट के पहले ग्लोबल मार्केट थोड़े सुस्त हैं, और हम अगर ज़्यादा नहीं भी बढ़ रहे तो कोई बात नहीं, 17,100 के ऊपर की बंद फर्ज करें अगर 3 बजे के पहले 17,100 तोड़ देते तो आप 17,050 तक जा सकते हैं। 50 पॉइंट की और रिस्क खुलती है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो पहले तो 17,100 ही है, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ नीचे तो 17,050, इससे ज़्यादा तो खराब अभी नहीं दिखता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और नहीं 17,200 को ऊपर आप जाएंगे तो क्लियर कट ये आपकी स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी 40,000 आपका मेक और ब्रेक लेवल, और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं दीप वो ये है कि 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होना मुश्किल है। बैंक निफ्टी को 40,000 के नीचे ही बंद होना है। उसकी वजह ये है 40,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, लेकिन जो पुट में है इंटरेस्ट वो 40 लाख शेयरों का है, कॉल्स में 66 लाख शेयर, तो कॉल्स भारी भरकम राइटिंग होकर रखी है, इसलिए 40,000 के ऊपर आप बंद नहीं हो पाएंगे। तो अब नीचे की रिस्क है, अगर आप 39,800 के आसपास या इसके ऊपर भी बंद हो पाते हैं तो कोई बुरे नहीं, तो 39,800 40,000 ब्रॉडली आप मानकर चल सकते हैं। असली कमजोरी तब होगी जब आप 39,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब भी हर 100 पॉइंट पर सपोर्ट है, तो थोड़ा कमजोर हो सकते हैं, बहुत गिरेंगे ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा। हाँ, अपसाइड एकदम क्लियर कट दोनों में साफ है, न 17,200 के ऊपर की है न 40,000 के ऊपर की, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है अभी तक जो डेटा नजर आ रहा है। फिर तो डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट तेज दौड़ लगा ले किसी खबर से, तब तो पता नहीं, बट अदरवाइज अपसाइड आपकी 17,200 40,000 है, और नीचे के लिए रिस्क 17,050 अगर 17,100 तोड़ते हैं तो, और इधर 39,800, और अगर वो तोड़ते हैं तो 39,600, बस ये लेवल ध्यान में रखिए। तो ज्यादा एक्शन यहाँ से अब और एक्सपेक्ट नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है सर, एक फेड की मीटिंग के पहले ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं दीप, एक्चुअली सब आराम के मूड में ज़्यादा है। काम अगर कोई कर रहे हैं तो 2 ही लोग हैं बस ठीक है, काम कर रहे हैं, गॉट इट, कुणाल जी और राकेश जी, ऐसा उन्हें लगता है। अच्छा, हाँ, हमें तो इसलिए लगा कि उन्होंने बिगुल की फरमाइश की है, तो एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है कैनफिन होम में। टेक्निकली एक स्ट्रक्चर अच्छा है, और हम देखें तो टेक्निकली पिछले 4 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और हम देख रहे हैं कि एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक बाउंस कर रहा है, तो ये स्टॉक 580 590 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 540 पर, 540 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 565 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 580 रुपए का, तो 565 580 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है कैनफिन होम में। ओके, नया मैनेजमेंट भी आ रहा है इसमें, और स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है। कैनफिन होम्स
इस पर आपको रखनी है नजर। इस बीच गेल गैस अथॉरिटी पर एक बार नजर डालिए। आई थिंक जो साल में 2 बार होता है अनिल जी, नए गैस प्राइसेस लागू होते हैं, वो 23 के लिए जो प्राइसेस आएंगे उसका अभी हमें आइडिया दिख रहा है। 58.6 पर यूनिट ये आपके लिए प्राइस तय हो चुका है इस समय गेल के लिए। तो ये आपके लिए बड़ा डिसीजन आता है। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू GCV के आधार पर ये नए प्राइसेस तय किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट अपडेट गेल के लिए आपके सामने आते हुए दिख रहा है और स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आपको इस समय दिखेगा। एक स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले, उसके बाद स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ भी हो चुका है। एक बार जरा राय ली जाए हिमांशु जी की तरफ से गेल के चार्ट पर। हिमांशु जी जरा बताएं सर गेल का चार्ट। बिल्कुल दीप, थोड़ी देर पहले इसमें एक सडन सर्ज आता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद स्टॉक कूल ऑफ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक का अगर ओवरऑल सेटअप देखूं तो वो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। 103, 105 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिनके आसपास से बार बार स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक 110 रुपए के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। वहां पर 110 रुपए के ऊपर का मूव इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने की पोटेंशियल मुझे लगता है। इधर में हम आपका पूरा विश्लेषण भी रखेंगे कि GCV के आधार पर जो नई दरें तय की गई है गेल के लिए, गैस के लिए, वो अच्छी खराब क्या है जरा वो हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर और भी थोड़ी देर पहले आती दिखी थी, उसके बाद बाजार हल्का सा नरम भी हुआ था। वो ये कि PM मोदी कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और काफ़ी कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस बैठक को लेकर चालू हो गए, लोग बाग एक्टिव हो गए। आज 4:30 बजे शाम को उच्च स्तरीय बैठक होगी। तो भाइयों और बहनों घबराने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल सी बैठक है। कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए तो उसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अपने ख्याल के घोड़ों को इतना ना भगाएं कि लॉकडाउन तक पहुँच जाए। एक दो जगह से मैसेज मुझे आ गए, इसीलिए मैंने ये खबर वापस उठाई है कि अरे लॉकडाउन लगने वाला है क्या। मतलब मार्च आया, 24 मार्च आया, इसका मतलब लगना जरूरी है। 22 मार्च 3 साल पहले आज वो एनिवर्सरी है। हाँ, लॉकडाउन की ना। थाली बजाने वाली। अच्छा, थाली बजाने वाली 22 मार्च को थी। 22 मार्च को। ओके। लॉकडाउन तो 24 को से इम्प्लीमेंट हुआ था ना। 23 शाम को अनाउंस हुआ था और 24 को हुआ था। संडे था 22 मार्च को 3 साल पहले आज, जब वो आपने ताली बजाई थी। हाँ, तो इसलिए कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा और मतलब कोई इसके बारे में सोचे भी ना। नहीं तो मतलब ख्यालों में भी हम क्या क्या बोल रहे होंगे आप समझ सकते हैं, ये जान लीजिए। तो कहीं कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं, नॉर्मल बैठक है। जाहिर सी बात है, फ्लू, वायरल, कोविड, कोरोना जैसे केसेस ज़्यादा फैल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मीटिंग होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। अच्छी बात है, सरकार प्रोएक्टिवली काम करे तो भी तकलीफ है मार्केट वालों को। हाँ, अरे पहले से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि कितना ही पहले जैसा कोविड आ जाए तब भी आप पहले जैसे नहीं गिरेंगे। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना आएगा, ना आना चाहिए, लेकिन अगर गलती से आ भी गया तब भी पहले जैसा कोविड आने पर भी आप पहले जितने नहीं गिरेंगे, गिरेंगे ही नहीं। क्योंकि आप इस बार हर बार गिरने के लिए बड़ा और नया बहाना चाहिए, वो है नहीं। इसलिए डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप ये बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स इंतजार करेंगे अगर वैसा लेवल, वैसा मौका मिल जाए तो कहने क्या, और SIP और वो सारी चीजें। बिल्कुल, इसीलिए इस बार हमने पूरे इस हफ्ते 23 और 24 मार्च 2020 को जो मार्केट ने एकदम पैनिक मचाया था, उसको हमने वेल्थ क्रिएशन के समय के तौर पर सेलिब्रेट किया है। और हर रोज आप वेल्थ क्रिएटर से मुलाकात कर रहे हैं। कल सुबह आपके लिए एक और जाने माने वेल्थ क्रिएटर होंगे साथ, और सुबह 10:30 बजे आप लाइव देख और सुन पाएंगे रमेश दमानी जी को, जो देश के जाने माने वेल्थ क्रिएटर हैं। और उनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप भी अपनी वेल्थ बना सकते हैं। और इसके अलावा कल सुबह एक और वेल्थ क्रिएशन पिक आपको मिलेगी। आज की एक और वेल्थ क्रिएशन पिक बाकी है, तो पहले आइए बिगुल के साथ आज चोपड़ा साहब की वेल्थ क्रिएशन पिक आपके सामने रखते हैं। आज का वेल्थ क्रिएशन आइडिया है चेन्नई पेट्रो। ये बहुत ही शानदार कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। अगर इसके हम शेयर होल्डिंग देखें, करीब 68% जो शेयर होल्डिंग है वो भारत सरकार की है। एनुअल सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी आज भी लगभग
1 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब बहुत सस्ती है। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जिनका नेट प्रॉफिट, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है। यदि कोई मध्यम अवधि के लिए भी इसको ले तो उसका पहला टारगेट जो होगा वो 310 रुपए होगा, फॉलोड बाय 350 रुपया। तो ये है आपके लिए वेल्थ क्रिएशन पिक चेन्नई पेट्रो, चोपड़ा साहब की तरफ से आती है। बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे। तैयार है जय ठक्कर जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, डाबर पर एक अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है, इसीलिए इसका 540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो ऑलमोस्ट एट द मनी है, ये कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 75 पैसे ये रेंज में खरीदे। डाबर का 540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3 रुपये 20 पैसे का। फर्स्ट टारगेट एनर्जी जो इसका निकल कर आ रहा है वो है 10.30, 10 रुपये 30 पैसे का। दूसरा टारगेट बन रहा है 13 रुपये का। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 554, 555 तक का मूव आपको डाबर में देखने मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड 535 अब एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो जस्ट 1% बिलो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, और ऊपर में लगभग 3% ये एक अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाबर में। तो ये 1-2 दिनों का ही ट्रेड है अनिल जी, इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लोअर लेवल से हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग भी अच्छा हो रहा है, ये डेटा में क्लियरली दिख रहा है। यह है आपके लिए डाबर का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 175 रुपए, 174.90। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। एनटीपीसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा एनटीपीसी के अंदर। ऊपर में इसके अंदर स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस जो बन रहा है 177, 178 का बन रहा है, तो 178 का स्टॉप लॉस लगा के एनटीपीसी में यहाँ पे बिकवाली करना है। 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, और नीचे में जो लेवल टेस्ट हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट बनेगा 172 का, दूसरा टारगेट बनेगा 170 का। 178 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 172, 170 के टारगेट्स के लिए। 172 और 170 दो छोटे टारगेट के लिए करनी है। गेल में बिकवाली राय आपके लिए, माफ कीजिएगा एनटीपीसी में बिकवाली, ये राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। 175 के आसपास चल रहा है एनटीपीसी, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं आप। आइए बिगुल सचिन जी के लिए भी बीटीएसटीटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर एसबीआई का सेटअप यहाँ से मुझे लग रहा है वापस वीक हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन देखा था, एंड जिस तरीके से वापस ये 530 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से थोड़ी सी वापस बिकवाली हावी हुई थी। अपने शॉर्ट टर्म एवरेज 550 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वापस ये ट्रेंड हो रहा है, एंड 30 मिनट्स पे एक क्लासिक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है जल्द दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मूव पार्टिसिपेट आपको करनी है 520 के पुट ऑप्शन द्वारा, जो लगभग अराउंड 6.3 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रही है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3.5 पे, एंड पोजिशनल स्विंग मुझे लग रहा है 18 के आसपास का बन सकता है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड की है, तो मुझे लग रहा है वापस एक बार 500 के आसपास के स्विंग्स बनने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो बिकवाली करनी है एसबीआई के फ्यूचर्स में भी, एंड इसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है 520 के पुट ऑप्शन द्वारा। एसबीआई में पुट ऑप्शन के जरिए करें खरीदारी। 520 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदें आप, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही। तो एक के बाद एक अब शॉर्ट कॉल भी आने लगे हैं थोड़े थोड़े, ये आप देख सकते हैं। टारगेट बड़े हैं 18 रुपए के आसपास तक के आते हुए। आइए एक बड़ी रिसर्च की तरफ करते हैं फोकस, और वो आई है सीएलएसए की तरफ से। सुला विनियार्ड, ये है वो हाल ही की लिस्टेड कंपनी जो वाइन बनाने के कारोबार में, इस पर सीएलएसए ने किया है कवरेज शुरू एक अच्छी रेटिंग के साथ। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ आया है। बताएं आशीष।
किस तरह की रेटिंग्स आई हैं और क्या टारगेट्स। सर बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है, काफ़ी विस्तार से सब कुछ समझा है इसमें। सबसे पहले बताऊं कि खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है और 475 रुपये का लक्ष्य थे, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो करीब करीब 40% के अपसाइड का जो है अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वाइन मार्केट में अगर आप देखें तो भारत में मार्केट लीडर है, 52% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इनका, और अगले 2 साल में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये फैक्टर करके चल रहे हैं कि EPS में जो है अगले 2 साल तक आपको 19% CAGR की ग्रोथ यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि दूसरे तर्क भी इन्होंने दिए हैं कि जैसे भारत दुनिया में अगर आप देखें तो तीसरा सबसे बड़ा अल्कोहल का मार्केट है, और अल्कोहल कंजम्पशन में अगर आप देखें तो दुनिया भर में क्या होता है कि जो लो अल्कोहल कंटेंट वाले बेवरेजेस होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए बियर है या फिर वाइन है, यहाँ पर जो बिक्री है दुनिया भर में होती है, लेकिन भारत में ट्रेंड थोड़ा सा अलग है। भारत में अगर आप देखें तो जो स्पिरिट्स हैं इनकी बिक्री काफ़ी होती है, लेकिन इस ट्रेंड में आपको बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अगर आप देखें तो ये जो पूरी कैटेगरी है यानी लो अल्कोहल कंटेंट वाली जो बेवरेजेस होती है इनका कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 8% है, और आप चौंक जाएंगे जानकर कि वाइन का केवल 0.7% यानी 1% के आसपास का ही जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर टोटल बिक्री में आता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसके लिए हेडरूम काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस है, जिसके चलते मार्जिन्स में आपको आगे भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और वैल्यूएशन के आधार पर भी ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रही है। मान रहे कि FY25 के फॉरवर्ड वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 34 का मल्टीपल निकल कर आ रहा है, और इससे अगर आप दूसरी कंपनी से, लिकर वाली कंपनी जो फिलहाल लिस्टेड है बाजार में, कंपेयर करके देखेंगे तो वहां से वैल्यूएशन 15% डिस्काउंट पर है, यानी सस्ता भी मिल रहा है, ग्रोथ भी ज्यादा है। इसके चलते खरीदारी की राय दी है, 475 का लक्ष्य दिया है। 475। तो ये है, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में अभी भी काफ़ी गुंजाइश है बढ़ने की और ग्रोथ काफ़ी है। 1% है सर, 0.7%। कभी आपने और एक रिसर्च करने की कोशिश की कि जूस का मार्केट कितना बड़ा है? बड़ा है, बड़ा होगा, बड़ा है। जूस का भी तो पता लगाओ कभी कितना बड़ा है। वाइन का तो आपको पता है। बंसल जी, कुछ आप पर फंडामेंटल रिसर्च आपकी जो है उस पर टिप्पणी देना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं आपकी, कुणाल जी की और आशीष की, अनिल जी, थोड़ी नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूँ। अनिल जी, वाइन एक ऐसी चीज है कि जो पीते अनिल जी उनके भी काम आती है और जो नहीं कंज्यूम करते हैं उनके भी काम आती है। वाइन की बोतल अनिल जी एक बार खुल जाए और 1 हफ्ते के अंदर खत्म ना हो तो अनिल जी वो बन जाता है विनेगर। तो अनिल जी अगर वो विनेगर वाला प्याज देखा है ना, 1 हफ्ते बाद फिर वाइन को आप विनेगर के लिए, अनिल के लिए यूज कर सकते हो, दूसरी चीजों के लिए अनिल जी यूज होता है। तो अनिल जी डिस्क्लेमर है, मैं वाइन लेता नहीं हूँ अनिल जी, बट कभी कोई गेस्ट आता है उसके लिए वाइन खोलनी पड़ती है। तो भैया हाथ जोड़ता हूँ जाते समय, ये बॉटल ले जा, हमारे यहाँ तो अनियन में काम आएगा। तो दिल रोएगा अनिल जी, इतना महंगा अनियन कौन खाता है, बट एक उसका अनिल जी साइड यूज ये भी होता है अनिल जी वाइन का। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला सही में। तभी मुझे विनेगर वाले प्याज कभी पसंद ही नहीं आते, मैं आज तक नहीं खाता। ना ना, मुझे तो पता नहीं, आज अब नहीं पसंद आने की वजह आज पता चली। हाँ, मुझे पता नहीं, वो स्मेल अलग सी आती, मैं इससे तो प्याज की स्मेल ही ठीक है अपनी। वो दूसरी वाली से। ओहो, मुझे तो ये किसको पता था पहले? आप में से किसी को पता था कि विनेगर ऐसे ही बनता है? आज बंसल जी ने बताया। किसको पता था? आज कुणाल जी को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। सोचो देखो, अच्छा कुणाल जी, आपको तो बंसल जी नहीं पता होगा, आपको कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, आपको भी पता नहीं था? अनिल जी, मुझे भी नहीं पता था। हाँ। मेरा तो ये कहना है अनिल जी कि अगर मान लीजिए वाइन से विनेगर बन सकता है तो बंसल जी को इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि विनेगर से भी वाइन बन सकता है क्या। तो विनेगर हमारे यहाँ अनिल जी बहुत पड़ा रहता है, कोई काम आता नहीं है, तो उससे अगर वाइन बनता हो तो बंसल जी के कुछ काम आ जाएगी। हाँ, ये बात ठीक है कि जो विनेगर पड़ा है प्याज में से जितना प्याज ने सोख कर लिया, ठीक है, बचा हुआ बंसल जी को भेज दो। कुणाल जी। जी हिमांशु जी। अनिल जी, बंसल जी ये कहना चाह रहे थे कि अगर वाइन की बोतल 1 हफ्ते से ज्यादा खुली रह जाए तो उसका वो भी यूज हो सकता है, बट पॉपुलरली अनिल जी कॉमनली जो विनेगर है बेसिकली वो गन्ने से या फिर जामुन से बनता है। जामुन से? जी। ओहो, नई चीजें आज ना, इतना ज्ञान का भंडार। जी जय भी कुछ कह रहे हैं, जय बताइए। अनिल जी, मैं तो कहूँ इसका
जो लेबल होता है बाहर वो बहुत ही बराबर बॉटल के ऊपर लगा कर रखे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनिल जी। बिकॉज वाइन रही तो ठीक है अनिल जी, मगर अगर विनेगर की बॉटल है और उसके ऊपर विनेगर नहीं लिखा है तो अनिल जी वो ट्रांसपेरेंट होता है वाटर की जैसे, वो फ्रिज में ऐसे ही पड़ा हुआ है और घर पे कोई आके फ्रिज खोलकर अगर पानी पीना चाहे और विनेगर पी लिया अनिल जी तो गला खराब हो जाएगा। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ, इससे बढ़िया टीटोटलर ही ठीक है। जी आशु सर। अनिल जी, मेरे को ये वाइन पे कुछ नहीं कहना, मैं तो कुछ टाइम से कोशिश कर रहा था आपको एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे। आपने अनिल जी एक बहुत अच्छी सीरीज शुरू की है वेल्थ क्रिएशन आइडियाज और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर जी। तो अनिल जी, वेल्थ क्रिएशन के डिसिप्लिन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल या एक डिसिप्लिन होता है कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर से बच के रहना। तो अनिल जी, इसी सीरीज में मैं चाहूंगा, मतलब मेरी तरफ से तो एक रिक्वेस्ट होगी कि एक शो कि हाउ टू आइडेंटिफाई या वेल्थ डिस्ट्रॉयर से कैसे बच के रहना है वो भी आपको करना चाहिए। और अगर आपको अनिल जी उसके लिए मतलब कोई स्पीकर वगैरह चाहिए तो मैं किसी को जानता हूँ, खुशी खुशी वॉलंटियर करने को तैयार है। स्पीकर तो हमारे लगे हुए हैं कि स्टूडियो में बहुत सारे जिनका ऑडियो हमारे हाथ में कभी भी हम बढ़ा देते कभी भी कम कर देते हैं। उसमें स्पीकर की कोई टेंशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल, अगर आपके कुछ अच्छे विचार है इस बारे में तो आप रिसर्च भेजिए और कुछ न कुछ हम जरूर उस पर प्लान करके चर्चा करेंगे। वैसे एक बात सही है, अगर आपको क्या खरीदना है उसके बजाय आप इस बात पे रिसर्च कर ले कि क्या नहीं खरीदना है तो 90% प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो गई। क्योंकि क्या नहीं खरीदना में 90% से ज़्यादा शेयर तो उधर ही निकल जाएंगे। फिर 10% में से क्या खरीदना है उसी की रिसर्च करिए कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। तो बिल्कुल जरूर क्या नहीं खरीदना है उसके ऊपर भी हम आपके विचारों को जरूर जानना चाहेंगे। या आपके अलावा और कोई स्पीकर है तो वो भी जरूर बताएं। मल्टीपल स्पीकर्स वाली फैसिलिटी हमारे पास में है। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं। आइए, इस बीच गेल और इनके लिए जो अभी अभी खबर आई थी, जो प्राइसेस वगैरह तय हुई हैं, वरुण हमारे साथ हैं पूरी डिटेल्स और विश्लेषण लेकर। वरुण बताइए, जो आई है अभी फाइनल प्राइसेस होकर, इसका क्या मतलब निकाला जाए और बाजार की उम्मीदों के मुताबिक है, कम है, ज़्यादा है, जरा बताएं। तो अनिल जी, जो इंटीग्रेटेड टैरिफ है उसके लिए पीएनजीआरबी ने जो नए दरें तय की है, हालांकि हर इंटीग्रेटेड टैरिफ है उसके लिए पीएनजीआरबी ने जो नए दरें तय की है, हालांकि हर 3 साल में होता है। पिछली बार 2019 में हुआ था, उसके बाद अब ये हो रही है तय, और ये तय हुई है 58.61 पर MMBTU। इसके पहले जो दाम थे वो करीब 40 MMBTU के आसपास थे। गेल ने जो दाम मांगे थे वो था 68.55 MMBTU, यानी कि करीब करीब 70-75% के आसपास की राइज इन्होंने मांगी थी। लेकिन पीएनजीआरबी ने जो दी है वो करीब 40-45% के आसपास की है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले CLSA की एक रिपोर्ट भी आई थी और तब वो मान रहे थे कि ये जो रेट है 55 से $61 के बीच में जो है वो रह सकता है। 55 ऑन द लोअर साइड और 61 जो है ऑन द हायर साइड था। तो उसके एग्जैक्ट बीच में आई है 58.61 के आसपास की, और इसी के चलते उन्होंने 125 का टारगेट जो है उसको भी यहाँ पे दिया था उन्होंने 110 से बढ़ा के। तो जो रेट आए हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है। हालांकि गेल ने जो मांगा था उससे कम है, लेकिन देखिए इसके पहले भी गेल ने जब जो रेट मांगा है वो पीएनजीआरबी ने कभी नहीं दिया है। 2019 में आपको याद होगा जब रेट आए थे उसके बाद स्टॉक में 10-12% की गिरावट हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी नीचे थे जो गेल ने मांगे थे। इस बार एटलीस्ट जो दाम है जो गेल ने मांगे हैं उसके आसपास है, तो कोई नेगेटिव नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव है गेल के लिए। और शायद इसी के चलते CLSA ने कुछ दिनों पहले अपग्रेड भी किया था, तो कोई नेगेटिव नहीं है गेल के लिए, इनफैक्ट पॉजिटिव ही मानूंगा, क्योंकि जितना गेल ने मांगा था उसके आसपास ही दिया है, कुछ ज़्यादा कम नहीं। एटलीस्ट पास्ट हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो पीएनजीआरबी इतना भी नहीं रहता था पहले। तो आप कह रहे हैं पहले उससे और कम आया करता था जो इनके एक्सपेक्टेशन हो। पहले मुझे याद है कि अगर 40% मांगते थे तो 4% देते थे, इतना। तो इस बार 70% मांगा तो 45% दिया, फिर भी ठीक है। तो उतना खराब नहीं है, उतना खराब नहीं है, अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए, तो ये आपके लिए जो नई दरें लागू हुई हैं उस लेवल के लिए जितना कंपनी शायद चाह रही थी या मांग रही थी, बट उतनी खराब भी नहीं है। और गेल आप स्टॉक में एक्शन भी देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक स्पाइक भी आया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सेटल हो गया। बाजार भी 17,150 पर सेटल आपको होते हुए दिख रहे हैं। बट आपने गैस प्राइसेस की बात करी, कमोडिटीज पर एक नया इंटरेस्टिंग नजरिया कल ही निकल कर आया है। हमने देखा कि थोड़ा बीच बीच में बाउंस बैक आता रहता है 1-2 कमोडिटीज पर, बट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है कि आगे शायद कमोडिटी प्राइसेस में आपको फिर से एक्शन दिखे। आइए समझते हैं इसके बारे में। नेहा है हमारे साथ तैयार। नेहा, बताइए क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। दीप, हम लगातार कमोडिटीज में बीच बीच में
सुपर साइकिल की बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने देखा था कि बड़े निवेशकों की तरफ से इस तरह की भरोसे वाली बातें निकल कर आई थी, और फिर से ऐसा ही डेवलपमेंट आया है जहां पर एक ग्लोबल कमोडिटी समिट में गोल्डमैन सैक्स के जो कमोडिटी हेड हैं उन्होंने ये बात कही है कि कमोडिटी सुपर साइकिल है वो कहीं गया नहीं है, बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली वो मेटल्स और कच्चे तेल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की डिमांड और ये जो बैंकिंग संकट है कहीं ना कहीं ये इसको सहारा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरे एसेट क्लासेस में जिस तरह के लॉसेस हो रहे हैं उसके बाद जो सारा मनी है वो पोर इन होता हुआ इवेंचुअली कमोडिटी में दिखाई दे रहा है। इस साल वो मान रहे हैं कि कच्चे तेल में इस साल के मध्य से वापस से कुछ रिकवरी के, कुछ मजबूती के संकेत बनते हुए दिखेंगे, और कॉपर यहां पर लगातार भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। वो मान रहे हैं टाइट इन्वेंट्रीज आगे और तेजी प्रदान करेगी। छोटी अवधि में ही यहां पर 10,500 से $11,000 यानी कि रिकॉर्ड हाई लेवल्स बनते दिख सकते हैं, और थोड़ी लंबी अवधि में तो $15,000 की भी ये बात कर रहे हैं। सप्लाई की किल्लत, महंगाई, माइनिंग में जो कम निवेश हो रहा है, वो सब कारण वो बता रहे हैं कि कॉपर में उन्हें स्ट्रेंथ का दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, कल हमने ट्राइफिगरा जो कि दुनिया के बड़े कमोडिटी ट्रेडर्स में से आ जाता है, उनकी तरफ से बयान आता हुआ देखा कि कॉपर में रिकॉर्ड तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। वो इसी साल $12,000 के लेवल छूने की बात कर रहे हैं। और एरोबिस सीईओ यहाँ उनके भी जो यहाँ पर मेटल प्रोड्यूसर हैं, बड़ी मेटल स्मेल्टिंग में है, इन्होंने भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन अभी फिलहाल स्थिति ठीक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बैटरी मेटल्स और खासतौर से आप कह सकते हैं कि कॉपर की स्थिति है उसको सुधारने की जरूरत पर उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। यही नहीं, यूरोप की फोक्सवैगन, इसको हम सब जानते हैं, बड़े कार मेकर्स में से आ जाते हैं, ये अब अपना निवेश खदानों में, माइंस में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी उन्होंने जो रिसेंटली अपनी बैटरी यूनिट शुरू की है वो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी सप्लायर्स में से बन जाए, क्योंकि ईवी के प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि किसी पर थर्ड पार्टी पर उन्हें निर्भर ना करना पड़े। टेस्ला की तरफ से भी हमने कुछ यही कोशिशें होते हुए देखी। तो ये सब मेटल्स में और तेजी की तरफ इशारा कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया सरकार ने हाल फिलहाल में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ सेल्स बढ़ाने के लिए अलग से सब्सिडी का ऐलान किया है। 2024 तक इस प्रोजेक्ट को वो लेकर जाएंगे, और दुनिया के कुछ बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें उत्पादन है कम होता हुआ दिख रहा है। चीन एक बड़ा फैक्टर है ही, डिमांड अच्छे निकल कर आ रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट उनके तिगुना हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, मूडीज और फिच रेटिंग्स भी मानते हैं कि मेटल्स को और खासतौर से कॉपर को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2023 से 25 के बीच में अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये जो पूरा डेकेड है वो मेटल्स और खासतौर से कॉपर के लिए प्रबल लग रहा है। ओके, तो मेटल्स, कॉपर, यहाँ पर आप बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकती हैं। एग्जैक्टली। चलिए, ये इंटरेस्टिंग। और टेस्ला का आपने क्या बताया? सर, टेस्ला भी है इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशियन सरकार अब धीरे धीरे करके अपने जितने भी मिनरल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उन पर रोक लगाने की बात कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए तो जितनी भी ये कंपनी है, ऑटो मेकर्स हैं या जितने भी बैटरी मेकर्स हैं, उन्हें हमारे देश में अपने प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा। टेस्ला की इसी सिलसिले में बात चली है, तो कुछ कुछ खबरें वहां से भी आती रहती हैं दैट दे आर सेटिंग अप देयर यूनिट ओवर देयर। ओके, तो टेस्ला वहां पर प्लांट लगाने की सोच सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, टेस्ला वैसे सुर्खियों में कल से किसी और वजह से। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। हाल में आपने सुना? नहीं सुना? देखा? नहीं? बहुत बढ़िया है। अरे चलिए नेहा जी के लिए पेश किया जाए कि क्यों टेस्ला सुर्खियों में है पिछले 1-2 दिनों से। और जिस गाने पर RRR को अवार्ड मिला है, नाटू नाटू, तो उस पर टेस्ला ने भी डांस किया। करेक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको दिखाते, जरा एक बार लाया जाए आपके सामने, देखिए। हाँ,
नेहा जी, आप इसी तरह से अच्छी अच्छी रिसर्च लेकर आया कीजिए, हम आपके लिए, हमारे पास भी इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी होती है। इन्होंने भी हामी भर दी हेडलाइट से। हाँ बिल्कुल, देखिए तो ये है दुनिया भर में धूम मचाता हुआ RRR का नाटू नाटू, जो हमने कहा कि देखिए इसी बहाने देखिए बाजार भी थोड़े ऊपर आ गए हैं, थोड़ा ऊपर 17,150 के आसपास। 17,100 तोड़ा नहीं है निफ्टी ने, थोड़ा सा एक बार प्रेशर उस वक्त जरूर आया था जब लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग करें मतलब कुछ हो जाएगा, इसलिए हमने समझाया कि भाइयों डरो मत, मीटिंग है लॉकडाउन नहीं लगा। एक तो 23-24 मार्च आते ही सबके हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं, सो डरने घबराने की जरूरत है नहीं और कोई चिंता की बात है नहीं। वापस से 17,100 और 17,200 की रेंज में ट्रेड करते हुए बाजार। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर दे रहे हैं, लेते हैं उनसे। बिल्कुल बताएं जय। जी दीप, सुबह 17,100 हमने दिया था, यही लेवल पर है दीप, अभी 105 और 90 पर दिया था इनफैक्ट, और अभी तो ये ट्रेड कर रहा है 104 पर, तो इनफैक्ट एवरेज 97.5 की आ रही थी, अभी भी प्रॉफिट में है। और दिन के दौरान एक बार 115-116 भी गया था वो 97 वाला, तो वहाँ पे तो बुक करने की सलाह भी दी गई थी। सो एक अच्छा वहाँ पे एक ट्रेड देखने मिला हमें आज, बिकॉज वो क्लियर था कि बाय ऑन डिप्स पर कीजिए, एवरेज करेंगे तो प्रॉफिट होने का चांसेस है। अब जो स्ट्रैटेजी दीप में देख रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड द इवेंट, ऑब्वियसली लॉन्ग स्ट्रैंगल है, ये 29 मार्च की एक्सपायरी का दीप में ये सजेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग स्ट्रैंगल, जहाँ पे 17,300 का आप कॉल खरीदे 83 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो 17,300 का कॉल खरीदे 83 पर, बट ये 29 मार्च की एक्सपायरी का है। एंड 17,000 का पुट खरीदे आप, ये 72 पर बन रहा है 17,000 का पुट, ये भी 29 मार्च की एक्सपायरी का है। सो एज ऑफ नाउ बीचों बीच है हम 17,150 पर, 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे रहिए, 155 पर बन रहा है, नियरली अराउंड 1% का कॉस्ट है। दीप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, जो मंथली एक्सपायरी भी है, तो आपका समय भी है, और अगर एक बड़ा मूव आ जाता है, इवन फॉर दैट मैटर 1% का मूव आ जाता है, तो इसमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत बन जाएगा। अगर फ्लैट हुआ, नॉन इवेंट हुआ और फ्लैट बंद हो गया, देन डेफिनेटली इसमें एक आपको डाउनसाइड रिस्क है, और ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा कल के लिए 103 पर, तो 155 पर बन रहा है, 103 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, कंबाइंड स्टॉप लॉस। टारगेट आप कर सकते हो ऊपर में 210 से लेके 240, 210 240, ये कंबाइंड प्रीमियम इतना हो सकता है। 1% से ज़्यादा मूव आई दीप, देन डेफिनेटली आपको ये मुनाफा में देखने मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ देन डाउनसाइड रिस्क है। ओके, तो आपको तेजी और मंदी कहीं भी बड़ा मूव आ जाए, उस बड़े मूव को ट्रेड करने के लिए स्ट्रेटजी दे रहे हैं जय। और आज रात चूंकि फेड की बैठक है, काफी लोगों का मानना है कि फेड की बैठक के बाद कोई बड़ा मूव आ सकता है। तेजी हुई तो 17,300 का कॉल ऑप्शन आपके लिए काम करेगा, 83 रुपये में मिल रहा है, और मंदी हुई तो 17,000 का पुट ऑप्शन आपके लिए काम करेगा, 72 रुपये में मिल रहा है। 155 रुपये में आप दोनों ही तरफ आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे, ऐसा मानना है जय का। तो ये स्ट्रेटजी है, 17,300 का कॉल खरीदे, 17,000 का पुट खरीदे, मैक्सिमम आपका नुकसान 155 का जो तो होगा नहीं, जीरो तो होने से रहा, क्योंकि आप खरीद रहे अगले हफ्ते का, इस हफ्ते का नहीं, अगले हफ्ते का। तो आपके पास कल ही का टाइम नहीं, और 5 ट्रेडिंग सेशन है, और तब तक अगर कोई बड़ा मूव आ गया जिसकी संभावना पूरी बनती है, तो मुनाफा बनने के पूरे पूरे आसार आपके लिए बन जाएंगे। बेहद इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है जय की तरफ से, ये आती है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि लोगों के लिए जो अप्रैल के महीने में छुट्टियां मनाने का जो प्लान था, उस प्लान के ऊपर ठंडा ठंडा पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग जो छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे थे वो अब लागू करने में आ रही है या आएगी मुश्किल? बताने के लिए तैयार है नूपुर हमारे साथ इस वक्त। नूपुर बताइए क्या हो गया, आप छुट्टी नहीं ले रही? सर दे दो छुट्टी। अरे आप वहाँ कौन सा आपने आज तक परमिशन से लिया है? जी बताइए, बाकी लोग क्यों नहीं ले रहे? चलिए आपका तो ठीक है। बाकी लोग अगर इंडिया में जाना चाहते हैं तो छुट्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीजा को लेके, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा था कि अपॉइंटमेंट की लाइंस लग रही थी और अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही थी, वो अभी तक लगातार बनी हुई है सर। मतलब वीजा मिलने में मुश्किल आ रही है? बिल्कुल। तो वीजा ऑन अराइवल में
वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पे तो वहाँ पहुँच जाओ, बस वहाँ लाइन लगाओ। वहाँ लाइन लगाओ। अच्छा, बट जहाँ पहले आपको वीजा लेके जाना वहाँ मुश्किल है। वहाँ पे मुश्किल है सर। ओके, और कितना वेटिंग पीरियड, कुछ क्या कुछ? फिलहाल अगर देखेंगे तो 60 दिनों का 60 दिनों तक आपको नहीं मिल रही है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे तो अगले साल तक की वेटिंग है। तो मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड की बात करें तो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट अगर आपको चाहिए तो अप्रैल और मई में मिलेगा सीधा। जर्मनी अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो जून के महीने में आपको नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। इटली की बात करें तो कोई स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल आप वहाँ पे तो अवॉइड ही करें जाना। और यूएसए की बात करें तो अगले साल सितंबर 2024 में जाके आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, उसके बाद ही आपका वीज़ा अप्रूवल होगा। नॉर्मली वीज़ा लगने के बाद यूरोप में देखा गया जो टर्न अराउंड अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद यूरोप में देखा गया कि करीबन जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो 15 दिन के आसपास का होता है। इसके चलते जो साउथ एशियन कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या इजी वीज़ा होते हैं, वहाँ पे की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर फिलहाल नज़र आ रही है। अगर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, यूएई, ओमान और वियतनाम की बात करें तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सर न्यू एक्सप्लोर करना है तो वियतनाम फिलहाल टॉप लिस्ट में आ रहा है थाईलैंड के बाद। आपने मुझे बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने बजट ध्यान से देखा सुना नहीं। वित्त मंत्री जी ने कहा था देखो अपना देश, बिना वीजा के जहाँ जाना है जाओ। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार के लिए भी वीजा नहीं लगता। आप वहाँ देख के आइए, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूमिए अपना देश। अपने देश में क्या नहीं है? सीनिक ब्यूटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, और क्या क्या देखने जाते हैं लोग। और पहाड़ देखने जाते हैं, नदियाँ देखने जाते हैं, समंदर देखने जाते हैं, बर्फ, स्नो, मतलब क्या नहीं है? सब कुछ इतने हिस्ट्री मिलेगा। अरे मैं एक देश में गया था, नाम नहीं बताऊंगा दीप, वो है ना, वो 1994 में आज़ाद हुआ, ठीक है। और वहाँ पे हमको ऐसा घुमाया गया कि आवर रिच हेरिटेज, इतनी पुरानी हिस्ट्री, ये वो, और पूरा मतलब है ना 300, 400, 500 मीटर में उनका किला था। हाँ, मतलब जो किला टाइप, किला भी नहीं कह सकते उसको, जो भी जिनको वो किला मानते हैं, और ऐसे घुमाया। मेरे को लगा था हिंदुस्तान से हम इसलिए आए थे, इससे 25 गुना बड़ा तो मेरा चित्तौड़ का किला है। हाँ, और इतने मतलब हमारी हेरिटेज है, वो क्या पैकेजिंग करके बेचते बाहर वाले को, और हम भी वहाँ जा जाके खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हैं। अपने हिंदुस्तान में जो है उसका मुकाबला 1000 years की हिस्ट्री है। अरे पूछो मत, अरे एक एक क्या बनाई हुई कलाकृतियाँ जबरदस्त। तो जिन को लोग वीज़ा नहीं मिल रहा हो, ये समझिए कि ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान देखें, दुनिया में जो सबसे खूबसूरत देश है उसे देखें, जरूर घूमें फिरें, और प्लान कैंसिल न करें, हिंदुस्तान में घूमें, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो ये है आपके लिए नूपुर की तरफ से चेतावनी कि बाहर के वीज़ा लेने की कोशिश भी ना करें, यही के प्लान बनाए, है ना। भारत में रहिए। जैसे भारत की कंपनियां भी अच्छी कर रही हैं सर, ऑर्डर विन की बौछार है। आज सुबह आप 4 कंपनीज पर हम फोकस कर रहे थे जिन्हें ऑर्डर मिला है। ये देखिए 5वीं ओट्स में जोड़ देते हैं, केईसी इंटरनेशनल, इन्हें भी ऑर्डर मिला है, 2% ऊपर है स्टॉक। पावर ग्रिड की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, और खबर आने पर देखिए स्टॉक पर एक स्पाइक भी आया है। केईसी इस समय अच्छे एक्शन में भी दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी से केईसी के चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी, करीब 1560 करोड़ का बड़ा ऑर्डर केईसी को मिलता है, और ऑर्डर मिलते ही स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। लेवल्स बताएं सर इसके लिए। डीप स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही स्टॉक एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में बना हुआ है। बिल्कुल जिनके पास तेजी की, जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी भी करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 450 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 480, 482 का एक पहला लेवल है। स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम फर्दर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ सकता है, और स्टॉक 500 रुपए की तरफ आने वाले दिनों में जाता हुआ नजर आ सकता है। 500 की तरफ जाते हुए दिख सकता है। केसी इंटरनेशनल अच्छे मोमेंटम में है, ऑर्डर विन के बाद स्टॉक में तेजी भी आ रही है। बंधन बैंक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। एक बार जरा सचिन जी से बंधन बैंक पर राय ली जाए। सचिन जी आज का टॉप गेनर है, कुछ लोन्स इन्होंने एआरसीज को बेचे हैं, 4% ऊपर बंधन बैंक। जी दिवांशु, इनफैक्ट 200-210 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है वहीं पे स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था पिछले दिनों से, एंड एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंशन हो सकता है। एक मेजर हर्डल स्टॉक को लगभग अराउंड 225-220 इस पर्टिकुलर जोन में ही है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो ये मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम शायद एक्सटेंड भी हो जाए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर नीचे भी सपोर्ट के भी बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है 200 का सपोर्ट यहाँ पर
काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई पे, तो उसकी ब्रेक होने की भी प्रोबेबिलिटी काफी कम लग रही है। तो इसी रेंज में मुझे लग रहा है 200 से लेके 225 220 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑस्किलेट हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक, जिस पर आपको मूव दिख रही है। काउंटर्स हैं जो मूव दिखा रहे हैं। 100 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी आया, तो पिछले कुछ मिनटों में कुछ स्टॉक्स में आपने फ्रेश खरीदारी भी बनती देखिए। बंधन के साथ साथ बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक, इन दोनों में भी थोड़ी फ्रेश खरीदारी है। बजाज फाइनेंस में भी आपने थोड़ा मूवमेंट बनते हुए देखा। तो ये स्टॉक्स थोड़े एक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। देखते हैं इस पे क्या मूव होता है। बीएचईएल में आज एक ब्रेकडाउन अभी खबर आ रही थी, आईजीएल के साथ इन्होंने कुछ करार किया है एक एनर्जी रिकवरी प्लांट के लिए, बट बीएचईएल पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। कुणाल जी देखें सर, 75 के नीचे बीएचईएल डेज लो पर ट्रेड कर रहा है सर। देखिए बिल्कुल गिरावट आते हुए दिख रही है दीपांशु, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक सपोर्ट भी बहुत करीब आ चुका है, यानी कि सपोर्ट है 74 से लेकर 73-50 के बीच में। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 3-4 दफा इसी लेवल से टकराकर प्राइस में एक वापस से अप मूव देखने को मिला है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पोजीशन है 73.5 का एक स्टॉप लॉस रख लें और उछाल में निकलने का प्रयास करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय भेल पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे। नवंबर 2020 के बाद पहली बार सिटी ग्रुप ने इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन को किया है अपग्रेड। जी हाँ, क्या वजह है कि अचानक से इंडिगो पसंद आया है सिटी ग्रुप को, और क्या है नए टारगेट्स, बता रहे हैं गुप्ता जी। बताएं सर। बिल्कुल सर, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितनी बारी इन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट्स रिवाइज किए हैं। कम से कम नहीं तो मैं अभी देख रहा हूँ लिस्ट, तो 7 से 8 बारी इन्होंने जो टारगेट्स है इनके रिवाइज किए हैं, बट जो रेटिंग है वो सेल रेटिंग ही रखी थी इनफैक्ट। और यहाँ पर जिस तरह से सिटी की ये राय आती हुई दिख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि सेल रेटिंग से सीधा खरीदारी की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं और 2400 रुपए के टारगेट्स ये अब ये दे रहे हैं। इसके पहले लास्ट 2020 में जब इन्होंने सेल की रेटिंग दी थी तो उस टाइम पे 1400 रुपए के टारगेट्स दे रहे थे। अब आप देखिए 2400 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। तो रेटिंग टारगेट्स रिविजन्स तो हुए हैं, बट रेटिंग रिविजन सबसे पहली बार सेल से बाई सीधा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी वजह 2-3 है। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से कंपनी का मार्केट लीडरशिप है, 55.9% फरवरी में इनका मार्केट शेयर था, तो मार्केट लीडर है, इसको मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही जो डिमांड है एयर ट्रैफिक की वो कंसिस्टेंट है और वहां पर और ज्यादा इंक्रीज आगे आने वाले समय में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहां पर होती हुई दिख सकती है। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपया ये भी ऑलमोस्ट स्थिर है, बहुत ज्यादा बदलाव उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। और ETF हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट भी करते हैं, तो रुपया का जो करेंसी रेट है वो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो इनकी बैलेंस शीट पर भी इस चीज़ का असर होता है। बट लार्जली ये स्टेबल रहा है, तो ये एक दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल, जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कुल कॉस्ट में देखिए तो फ्यूल का लगभग 40% हिस्सा इनका आता है और पिछली तिमाही से अगर हम इस तिमाही में कंपेयर करें तो 7% की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो ये 3 बड़ी वजह है जिस कारण से सिटी को अब इंडिगो पसंद आ रहा है और रेटिंग डिवीजन काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे रिपोर्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी इंडिगो के लिए, बट सिटी आई थिंक बड़ा मूव यहाँ पर आपके लिए आया है। अपग्रेड के साथ साथ 2400 का टारगेट भी निकल कर आया। देखें आगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है इंडिगो की। फिलहाल आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए बंसल जी। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो 1900 से जस्ट थोड़ा नीचे। दीपांशु अच्छा लग रहा है, नीचे में एक अच्छा बेस बिल्डिंग बना हुआ है स्टॉक का। तो जिनके पास है दीपांशु, पहले तो बने रहने की राय है। और टेक्निकली दीपांशु एक बार डिसाइसिव क्लोजिंग 1900 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तो मोमेंटम बैक इन एक्शन होगा और एक बार 1900 के ऊपर क्लोज होगा तो 1980 2025 ये पहले 2 टारगेट्स बैठेंगे। और टेक्निकली गिरावट पे अगर किसी को खरीदना हो तो 1850 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है ऑन चार्ट्स। इस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पर। इंटरग्लोब एविएशन, इस पर रखिए आप नजर। आखिरी 10 मिनट आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ी रिकवरी आई है सर, 17,150 पर आ गया है निफ्टी। बैंक निफ्टी 40,000 पर एग्जैक्ट लेवल पर आ गया है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल आपको नीचे दिख रहे थे, वो रिकवर होकर एकदम फ्लैट हो गए। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हल्की रिकवरी आई है। तो थोड़ा रिकवरी की है ग्लोबल मार्केट्स ने। ऑफ कोर्स आज शाम के फेड डिसीजन पर ही सबकी नजर है।
अच्छी क्लोजिंग है। फेड की मीटिंग के पहले कोई खराब क्लोजिंग नहीं, और वैसे भी वेट एंड वॉच वाले मूड में बाजार है। आप देखें ना, डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट से 10 ही रह गए, तो थोड़ी बहुत उतनी रिकवरी अपनी भी आई है। न 17,100 के नीचे बंद हो रहे हैं, न 17,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बीचों बीच बंद हो रहे हैं। और सीधी सीधी बात है 40,000 के आसपास ही बंद हो रहे हैं, ना ऊपर ना बहुत नीचे। सो आई थिंक एकदम जैसे पोजीशनिंग है एग्जैक्टली उसी तरह की क्लोजिंग होती दिख रही है। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय तो आज है नहीं। जो पोजीशन अगर आपकी है तेजी की पोजीशन, तो आप 17,000 या 16,900 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर लें। शॉर्ट है तो 17,300 या 17,400 का कॉल ऑप्शन खरीद के हेज कर लें। हेजिंग जरूर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 40,000 पर आप बंद हो रहे हैं। छोटा आपको हेज करना है लॉन्ग पोजीशन तो 39,800 करें या फिर 39,500, आपकी श्रद्धा पर है। बड़ा आप और लॉन्ग साइड पर अगर आपको हेज करना है, छोटी हेजिंग करनी है 40,200, बड़ी हेजिंग करनी है तो 40,500। ये सिंपल सी बात है। ये इस हिसाब से आपको अपनी पोजीशनिंग करके जाना है। तो जो हम क्लोजिंग में 2 बजे कह रहे थे, न तो इसको 40,800 के नीचे जाना है, 40,800 के नीचे गया नहीं, 17,000 के नीचे गया नहीं, न इसको 40,000 के ऊपर ज़्यादा टिकना है, वो भी नहीं हो रहा है, और नहीं 17,200 की तरफ बढ़ा है। तो बिल्कुल शांत कारोबार है, सीमित दायरे का कारोबार है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। कल सुबह देखेंगे आज रात को फेड क्या कहता है, क्या करता है, और उसके बाद कल की वीकली एक्सपायरी निकालेंगे। बेस्ट तरीका जो मुझे लगा, जिनको 4 सौदे करने हैं वो आशीष जी की स्ट्रेटजी को फॉलो करने हैं, और जिनको 2 सौदे करने हैं वो जय ठक्कर की स्ट्रेटजी को फॉलो कर ले। अगले हफ्ते की जो बनाई है जय ने, जिसको एक ही सौदा करना हो उनके लिए रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वो मानकर आप चले, लेकिन आपकी इच्छा पर है आपको कितनी रिस्क लेनी हो। इवेंट से पहले रिस्क तो रहती है, बट जैसा हमने देखा है बाजार हल्के ही हैं, उतने ज़्यादा वो भी नहीं है। हालांकि 2 दिनों का बाउंस बैक है, बट ऐसी कोई बड़ी पोजीशन है। 9% एफआईएस की ओपनिंग पोजीशन थी बाजार में लॉन्ग्स पे। तो ये है आपके लिए इस समय राय। आइए जय के पास चलते हैं और लेते हैं उनका एक जैकपॉट कॉल। बताया जाए दीप, कुछ समय पहले जस्ट अभी आपने आईजीएल और बीएचईएल आई सपोज उनकी डील के बारे में आपने बात की, और मुझे आईजीएल तो सही लग रहा है। इनफैक्ट लो लेवल से एक अच्छा रिकवरी ये स्टॉक में देखने मिला है, एंड ओवरऑल ये सेक्टर में भी हमें रिसेंटली एक अच्छा मूव देखने मिला है। आईजीएल में 440 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ये आपको मिलेगा 7 रुपये 50 पैसे से लेकर 8 रुपये की रेंज में, 7.5 to 8 ये रेंज में आपको मिलेगा। 540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आईजीएल का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीप रखना होगा 5.10 पर। सो 5.10 पर स्टॉप लॉस रखिए। फर्स्ट टारगेट दीप जो इसका निकल कर आ रहा है दैट इज़ 12 एंड सेकेंड टारगेट इज़ 14.40। सो 12 और 14 रुपये 40 पैसे ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है आईजीएल का 440 का कॉल। टेक्निकली भी दीप अगर देखें आप तो एक अच्छी खासी ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुई है आईजीएल में, और लोअर एंड ऑफ द रेंज से अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। सो ऊपर में लगभग 460 तक के लेवल्स मिनिमम में देख रहा हूँ ये एक्सपायरी में, और वो अगर निकलते दीप तो बड़ा वाला ब्रेकआउट आ सकता है। 440 का कॉल खरीदना है आपका आईजीएल, ये है जय की तरफ से राय। स्टॉप लॉस बताएंगे जय? 5.10। ओके, 5.10 का स्टॉप लॉस है। ये आपको 7.5-8 रुपये में मिल रहा है। 5.1 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। टारगेट यहाँ पर होगा 12 से 14.40 का। जय की तरफ से ये राय आ रही है। आईजीएल मूव में है। गेल के लिए तो ऑफकोर्स हमने देखा है, खबर आई है नए गैस प्राइसेस इफेक्टिव हो रहे हैं। लुपिन पर एक स्पाइक आ रहा है, जरा लुपिन पर रखे नजर। आज हम बात भी कर रहे थे, कल बात कर रहे थे, 2 दवाइयों को यहाँ पर मंजूरी मिली थी, हालांकि उनका मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं था, बट एंड ऑफ ट्रेड एक अच्छी मूव लुपिन पर आपको आती हुई दिख रही है। देखते हैं ये यहाँ से और फॉलो ऑन एक्शन दिखाता है कि नहीं। सचिन जी, लुपिन के चार्ट पर कोई राय सर? बाकी फार्मा स्टॉक्स भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहे हैं, लुपिन पर एक अच्छा स्पाइक आया है। जी दीपांशु, इनफैक्ट सारे फार्मा स्टॉक्स में पिछले 15 मिनट में एक अच्छे स्पाइक्स आए हैं, एंड लुपिन में जिस तरीके से वापस से 650 से रिबाउंड हुआ है इमीडिएट बेसिस पे, तो 670 के हर्डल के लिए मुझे लग रहा है एक मूव हो ही रही है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बुलिश बायस रखना उचित होगा। ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से इसने 650 का बेस अभी यहाँ पर रिकन्फर्म किया है, तो जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक इसमें बड़ी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 670-675 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगले कुछ हफ्तों में नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है 650 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यह है आपके लिए लुपिन। औरो फार्मा देखिए यहाँ पर मूव आई है, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। सिप्ला में भी निचले स्तरों से इस समय रिकवरी आती हुई दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर है। तो अक्रॉस द बोर्ड
फार्मा शेयर्स में आपको थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। सन फार्मा भी 1.5% ऊपर इस समय आ रहा है, तो सारे फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी आ रही है। रेड्डीज देखिए जबरदस्त मूव आई है, सन फार्मा भी डेज हाइपर ट्रेड कर रहा है। रेड्डीज एक बार बंसल जी इसका चार्ट देखें, वैसे तो सारे फार्मा मूव कर रहे हैं इस समय। जी दीपांशु, रेडी के अंदर भी अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट है और एक अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी का। 44.35 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड 45.50, 45.80 दो टारगेट्स बैठते हैं। और दीपांशु, सन फार्मा का भी आपने जिक्र करा, वो भी टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। उसके अंदर भी नीचे में एक बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है। 972 के अराउंड चल रहा है, 958 के स्टॉप लॉस के साथ। सन फार्मा भी एक अच्छा दावेदार है खरीदारी का फॉर अ टारगेट ऑफ 989, 995। तो सन फार्मा पर भी रखे नजर, डॉक्टर रेड्डीज पर भी रखे नजर, बाकी फार्मा भी मूव कर रहे हैं। एक क्विक कॉल सुमित जी शोभा पर देख लें, अभी थोड़ी देर पहले 17% नीचे था, वैसे भी 12.5% के कट के साथ क्लोज हो रहा है। जो आज खबर भी आई है, कंपनी ने भी कहा आईटी डिपार्टमेंट की सर्चेस कंडक्ट हो रही है इनके ऑफिस पर। स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, कोई भी अच्छा खासा सिम्टम इसमें दिख नहीं रहा जिसको देख के लगना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग करें। स्टॉक ने रिसेंट के लोज भी ब्रेक कर दिए हैं। इनफैक्ट स्टॉक 2022 के लोअर लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर नीचे में 421 रुपए, 410 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक में ऊपर में 500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, तब तक कोई भी तेजी करनी नहीं चाहिए, पुल बैक बाउंस में निकलना चाहिए। नीचे में 400 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में शोभा में देखने को मिल सकते हैं। तो यह है आपके लिए शोभा, जहां पर आपको आईटी डिपार्टमेंट का एक्शन आते हुए दिखा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल डे रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, उसके बाद बाजार स्लिप हुए, उसके बाद पूरा टाइम रेंज में ही रहे, बट एंड में हल्की फुल्की रिकवरी के साथ आप 17,150 पर क्लोज हो रहे हैं। आज 17,200 एक बार के लिए इंट्राडे में निफ्टी ने टच जरूर किया था। 40,000 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार। लगातार दूसरे दिन बैक टू बैक इंश्योरेंस स्टॉक्स में बड़ी तेजी रही है, और लगातार दूसरे दिन टॉप गेनर निफ्टी का आपके लिए एचडीएफसी लाइफ है। तो 3% ऊपर एचडीएफसी लाइफ बंद हो रहा है। एसबीआई लाइफ ज्यादा दूर नहीं था, बजाज फिनसर्व में खरीदारी थी, बजाज फाइनेंस भी एक्टिव था, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से जुड़े सेक्टर्स में आज आपने बढ़िया एक्शन देखा है। फार्मा जिसकी हम बात कर ही रहे थे, अच्छा रिवाइवल टुवर्ड्स एंड में आया है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, डिवीज, सिप्ला, ये सारे काउंटर्स आपको एक्टिव दिखे हैं। यूपीएल में अच्छी खरीदारी रही, ये काउंटर काफी एक्टिव था। टाटा मोटर्स दाम बढ़ाने जा रहा है कमर्शियल व्हीकल्स के 1 तारीख से, वहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा था। टीसीएस की तरफ से सहारा है, हालांकि आईटी की आज मिलीजुली चाल थी। एचयूएल की तरफ से भी सहारा है, तो एक बार फिर से दिग्गजों का हल्का फुल्का योगदान जरूर रहा। कट्स उतने शार्प या डीप नहीं थे। बीपीसीएल 2% नीचे था, मुनाफा वसूली। एनटीपीसी में भी थोड़ी मुनाफा वसूली। कोल इंडिया भी थोड़ा फिसला है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस पर आपने 1% की कमजोरी देखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक और एसबीआई, यहाँ पर भी आपने हल्की फुल्की नरमी बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, अच्छा एक्शन। बंधन बैंक 3.5-4% ऊपर ये काउंटर। वोडाफोन यहाँ पर 3% की खरीदारी रही। कैनफिन होम्स एक्टिव रहा। डॉक्टर लाल, मन्नापुरम, आईडीएफसी, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, लुपिन जिसकी बात अभी चल रही थी, पीआई इंडस्ट्रीज, आरबीएल बैंक और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखी है। तो इवेंट से पहले अनिल जी 2 बैक टू बैक दिन, हालांकि कल अच्छी मूव थी, डेज हाई पर बंद हुए। आज थोड़ी रेंज बाउंड मूव थी, बट 17,150 के करीब निफ्टी बंद हुआ, और 39,000 से थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से। बिल्कुल, तो ये है आपका समापन समारोह आज का, आपके लिए हल्के हरे निशान में। आइए बढ़ते आगे। राजस्थान सभी को इलाज की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन चुका है, और इसके तहत कोई भी हॉस्पिटल किसी मरीज के इलाज को लेकर ना नुकुर नहीं कर पाएगा। क्या है राइट टू हेल्थ बिल? इनके किन प्रावधानों पर निजी अस्पताल के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं? आज शाम 6 बजे इसी पर करेंगे हम चर्चा, समझेंगे कि राइट टू हेल्थ में क्या क्या कवर होगा, किस तरह की सुविधा होगी, और इसके उल्लंघन करने पर अस्पतालों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। क्या दूसरे राज्यों के लिए ये बिल उदाहरण बन सकता है? इस पर भी होगी बातचीत एक्सपर्ट्स के साथ। गारंटीड इलाज क्यों है विवाद? डॉक्टर जयेश लेले ये जुड़ेंगे हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और के सुजाता राव जुड़ेंगी, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी भारत सरकार। इनके अलावा हम बात करेंगे संदीप मिश्रा साहब जो कि वाइस चांसलर है NIMH यूनिवर्सिटी राजस्थान से, और डॉक्टर हेमंत भरतिया साहब जो जुड़ेंगे हमारे साथ, डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से। तो 4 खास महानुभाव इस पर करेंगे चर्चा। गारंटीड इलाज क्यों है विवाद?
आज बताएंगे उम्र के 2 अहम पड़ाव, 30 और 60 साल में वेल्थ कमाने के फॉर्मूले। नए निवेश की शुरुआत करनी है तो क्या हो, इक्विटी डेट का एलोकेशन, कौन सी कैटेगरी के फंड में निवेश से होगी कमाई, और 60 के बाद मुनाफा कमाने के लिए कौन सी स्कीम और कौन से फंड होंगे फायदेमंद। 6:30 बजे देखिएगा 30 या 60 मुनाफे की बात। हेमंत रुस्तगी साहब होंगे और प्रबलीन वाजपेयी होंगी, जिनके साथ करेंगे हम ये मुलाकात। बैंकिंग संकट से गुजर रहे अमेरिका में आज फेड की बैठक होने जा रही है। अनुमान ये कि ब्याज दरें बढ़ेंगी 1/4%। इसके बाद बाजारों पर क्या असर होगा, पूरा विश्लेषण होगा आज इंडिया 360 डिग्री में। क्या कहेगा फेड, बाजार ग्रीन या रेड। दुनिया के 230 करोड़ लोग साफ पानी से दूर हैं, यानी कि करीबन हर चौथा इंसान। हर साल 14 लाख लोगों की गंदे पानी की वजह से मौत हो जाती है और 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उम्र घट जाती है। दिक्कत यह भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के जल संसाधन तेज़ी से घट रहे हैं और दुनिया ज़बरदस्त जल संकट के मुहाने पर खड़ी है। आज वर्ल्ड वाटर डे है और इसलिए इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे चर्चा पानी के बढ़ते संकट की। देखिए ज़रूर, बचाओ पानी वरना खत्म कहानी। रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी और रात 9:30 बजे आज रात जाने माने वेल्थ क्रिएटर बसंत माहेश्वरी साहब का पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं। वेल्थ क्रिएटर से मिलिए और कल सुबह 10:30 बजे आपकी मुलाकात होगी रमेश दमानी साहब से। कल वेल्थ क्रिएशन हमारी जो सीरीज है उनमें दमानी साहब से करेंगे हम कल मुलाकात। 9:40 पर एक वेल्थ क्रिएशन रिसर्च, 9:45 पर वेल्थ क्रिएशन स्टॉक भी आपके सामने रखा जाएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 17,151 नोट आउट लिफाफा लेवल पर 44 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी हुआ है बंद और बैंक निफ्टी बिल्कुल जो लेवल पसंद आता है सुमित जी को 39,999 बिल्कुल 40,000 में एक कम और वो एक उधर 51 में लग गया। 17,151 का एक इधर लगा दो, वो 17,150, ये 40,000। किसी ने 40,000 का स्टॉप लॉस लगाया हो तो ट्रिगर माने या नहीं? ट्रिगर माना जाए या ना माना जाए, इस पर विवाद हो सकता है। 104 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक और 140 अंक मजबूत होता हुआ 58,200 के पास सेंसेक्स विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सुमित जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और बदले बदले हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। सब लोग ध्यान से याद रख के रात को 11:30 बजे, जैसा कि दीप ने समय बताया है, फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब अपना भाषण देंगे। जिन्हें सुनकर देखकर समझ में आ जाए ज़रूर देखिए, ना आए तो सिर्फ उनका चेहरा देखिए। ठीक उसी तरह से जैसे आप बाकी अंग्रेजी मूवीज़ देखते हैं, देखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत काम की बात वो कहने और करने वाले हैं। और फिर भी आपसे ना हो पाए तो सुबह तो बग्गा साहब ही, चिंता न करें। तो आज के शो में इतना ही, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी।